hey guys, I'm Tanmay, but I'm back. हाँ No. It was a very सोच का समझा हुआ मूव कि मैं I don't want to be the irrelevant guy from his 30s to I want to be the pulse of the market. So yeah. and I remember when he was doing that with his comedy also, he had just come back from a show हाँ and हम लोग बात कर रहे थे हाँ and बात करने से पहले he had recorded his set हाँ and he was listening to his set on the phone and seeing कहाँ कहाँ हंसी हो रही है. I had respect for him then, remember that, you know, because I was like, this is a guy who loves his craft. तूने बताया था तेरा जो पहला मतलब बड़ा पॉडकास्ट था हाँ स्टार्ट है वैसे. हाँ जो तेरा क्या नाम था उनका उनका जो आर से नाम है मुंबई में, रजत कपूर. हाँ माइक को भी पास कर ले भाई. हाँ तो वो पूरा पॉडकास्ट में तेरा ऑडियो फकअप हो गया था. बहुत मेजर. वो मेरे को लगा था कि मेरे को कंडेंसर माइक का जो डायनामिक है ना वो समझ नहीं आया था. हाँ कंडेंसर माइक का डायनामिक ऐसा होता है भाई. देखो दोस्तों ये बदतमीजी होती है, ये पॉडकास्ट इनएटिकेट है. अरे नहीं अभी स्टार्ट हो गया क्या? हाँ अब स्टार्ट है. अच्छा सॉरी. इसको रख ले यार भाई. फोन मत देख अगर. हाँ तो जो फर्स्ट पॉडकास्ट था ना उसमें सीन क्या था कि मैंने कहा वाओ सर ने हाँ कह दिया पॉडकास्ट के लिए, मेरी तो चांदी हो जाएगी. अनुपमा चोपड़ा हेयर आई कम बहुत सारे सपने देख के मैं ऐसे वहाँ पे पहुँच गया. बड़ा शहर छोटे सपने टाइप की वाइब लेके. पर भाई मेरे को 2 माइक लेके आने चाहिए थे सर. उस सेटअप को देख के बोलते वाओ क्या इंप्रेसिव सेटअप है. वो कंडेंसर जो है ना मैंने इसलिए कहा कि अब यार दोनों तरफ बंदे बैठे हैं तो डुअल मोड ऑन करता हूँ जैसे येटी के अंदर होता है. बट ब्रो उनका ऑफिस पाली में था और पाली में तेरे को पता है नीचे कितना शोर होता है. जहाँ हम जनता वगैरह पे गए हैं इतनी शोर शराब. वो मुंबई का चौराहा है वो बेसिकली. हाँ जनता बाहर शाउट आउट ब्रो. और वाइब इतना शोर आया कि मेरे को फ़ोन का ऑडियो यूज़ करना पड़ा बिकॉज दैट वाज स्लाइटली बेटर एंड बोथ वर बैड. मैंने दोनों को एडिट कराने की कोशिश करी ऑडियो के अंदर. दिस सक्ड बट उससे भी सीख मिली कि देखो ये चुदियाब भी हो जाता है. फिर सब टाइटल कराए बट इट्स लाइक इट्स नॉट द सेम यू नो. तो एनीवे मेरे को वांटेड टू स्टार्ट विद दिस. जैक बुचर है ना विजुअलाइज वैली वाला. मैंने उसकी एक ट्वीट देखी. वो उसकी खुद की वैली वाली ट्वीट नहीं थी, किसी दोस्त के उस पर कमेंट कर रखा था उसने. उसके किसी दोस्त ने अनाउंस कर रखा था वेरी हैप्पी टू से कि ज़्यादातर पॉडकास्ट 5वें एपिसोड से ऊपर नहीं जाते और ज़्यादातर 13वें ऊपर से नहीं जाते. मेरे 20 एपिसोड हो चुके हैं. आई एम इन द टॉप 1% ऑफ पॉडकास्ट. जैक बुचर ने लिखा men will literally get into the top 1% of podcasts instead of getting therapy. Which is so true, right? If you think about it कि हाँ भाई चल podcast करते हैं. तेरे केस में भी ऐसा कुछ? Bro, I do therapy and I do podcasting. मैं दोनों एंगल से कवर करता हूँ. मैं podcast इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद है ना. और उसके पीछे कुछ और रहा था उसका. हाँ यार पॉडकास्ट के अंदर आई थिंक सबसे ज़्यादा बात ही होती है कि ऐसे बैठो बात करो मज़े आते हैं. प्लस आई एम वेरी हैप्पी कि लाइक हम अभी मेटा कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं पॉडकास्टिंग के बारे में और हम अपनी भाषा में बात कर पा रहे हैं. पहले एक मेरे मन में मेंटल बैरियर था कि इंग्लिश में होना चाहिए और इंटरव्यू स्टाइल कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए. बट जो तुम वो बैरियर रिमूव करते हो तो इट्स जस्ट बिकम्स वेरी इजी. राइट. आई मीन दैट्स व्हाई दिस थिंग इज कॉल्ड दोस्तकास्ट. मतलब ये चेंज हो गया था 2016-17 में. लोगों ने रियलाइज करना शुरू कर दिया कि इंग्लिश के अलावा हिंदी भी वर्क कर रहा है अब. थोड़ा माइक पास कर ले हिंदी बोलते हुए. शुरू में ना बस ठीक. शुरू में सब इंग्लिश पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करते थे 2011, 12, 13 में यूट्यूब पे भी. हर कोई 2011, 12 में इंडियंस भी बना रहे थे यार. मतलब 13, 14 में तो बना रहे थे. एआई भी बना रहा था. हाँ एआई भी वाज यूजिंग इंग्लिश. हाँ उन्होंने स्टार्ट करा कि इंग्लिश ये सब. और टीवीएफ ये 2 प्लेयर्स थे उस वक्त जिनको काफ़ी सपोर्ट भी मिला. ठीक है. और उससे पहले इंडिविजुअल क्रिएटर्स का मुझे पता नहीं क्या हो रहा था 2011-12 में इंडिया में. टीवीएफ वाज आल्सो मेकिंग पॉडकास्ट्स. नो लेटर दे डिड. हाँ 2015 में उन्होंने क्या बनाया. व्हाट डिड दे मेक? अरे एआई भी पॉडकास्ट भाई. उन्होंने पॉडकास्ट निकाले हैं मतलब वीडियो फॉर्मेट. नहीं टीवीएफ डिडंट मेक एनी पॉडकास्ट. राइट. तूने एआई और टीवीएफ बोला ना. हाँ सॉरी टीवीएफ ने निकाला. बट दे वर द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ लाइक मीडिया कंपनीज ऑन यूट्यूब है ना. उसके बाद ही फिर इंडिविजुअल क्रिएटर्स आए हैं. राइट. और अब हम जिस तरह के मिक्स के अंदर हैं व्हाट इज इट लाइक. इट्स लाइक बिग कंपनीज प्लस इंडिविजुअल क्रिएटर्स. उसके अंदर भी फिर इट्स सेपरेटेड बाय मिलियन वाले के वाले और फिर यू नो इन द हंड्रेड्स एंड व्हाट नॉट. हाँ बिग कंपनीज एंड इंडिविजुअल क्रिएटर्स आर क्लबिंग टुगेदर. वो साथ में काम करके देख रहे हैं. बड़ी कंपनीज अपने इंडिविजुअल क्रिएटर्स खुद बना रही है, खुद क्रिएट कर रही है कुछ आईपीज क्रिएटर्स की. जैसे टाइम्स ने ये डॉली और कुशा कपिलर वगैरह को लॉन्च करा है ना. ऐसे और बहुत एग्जाम्पल्स है. पॉकेट एसिस ने कुछ
3-4 लोगों को ऐसे बनाया गया, मतलब उन्होंने उनको अर्ली ऑन काफ़ी सपोर्ट करा होगा. Yeah, there is this young creator called Agastya Shah. तूने देखा होगा, he belongs to the whole sect of creators from South Bombay. एक वो पूरा sect है ना that makes relatable like English comedy content kind of. ब्लॉग में देखा था, ये रणवीर अलावादिया का ब्लॉग था. हाँ उसमें था होगा वो. उसमें 3 ऐसे ये बॉम्बे वाले लोग थे सारे. हाँ उसमें देखा था मैंने शायद. हाँ तो मतलब he's like an 18-year-old. And he's become famous. And yesterday मैं कल किसी Instagram के किसी agency या talent management or like some kind of a PR agency के page पे आया, and they said that they repped this guy. So for me it was like, what is it like to be like, एक तो you know you work in the gaming space, तो it's slightly different because well तुम्हें games खेलने हैं, but like when it comes to like तुम्हारा content भी, right, you know, like so who tells you कि आज ये वाला कंटेंट निकालो या अपने आप को इस तरह ग्रूम करो या ये मत कहो, यू नो, लाइक हाउ डू यू क्रिएट अ क्रिएटर फ्रॉम स्क्रैच? दैट्स माय क्वेश्चन. यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन स्टार्ट ऐसे कर सकता हूँ कि ना कोई भी बता नहीं सकता तुम्हें कि तुम्हें करना क्या है ना. सजेशंस हो सकते हैं, माइंडसेट हो सकता है, उससे ज़्यादा जो तुम बना रहे हो तुम्हारी ओरिजिनलिटी ही काम करती है. जो बहुत बड़ा क्लीशे है कि ओरिजिनलिटी ही काम करती है और सब, लेकिन वो काम करती है. रेलेवेंट कैसे रहना होता है ये मैं बता सकता हूँ कि यार तू 5 अपने दिल की कर ले, 1 मेरी सुन ले, है ना. उससे तेरा जो प्रोसेस है वो फास्ट ट्रैक हो सकता है शायद. उसके अलावा तुम बता नहीं सकते कि तुम्हारा कंटेंट क्या होगा, कैसा होगा. सजेशन दे सकते हो सिर्फ. जैसे मैंने देखा कल अवंती नगराल हुआ है ऑन द इंग्लिश पॉडकास्ट पर. तो yesterday was the start of Pride Month in India. So she did a little video explaining each term of the LGBTQIA++. And now part of me was like, of course, you might have interest in this. Part of me is also like, it's you're tapping into what is trending. You know, like, ये है ना? So it's maybe like a team that's helping her out do that. Growth hack, हाँ. देख टीम तुम्हें यार अपने ब्रांड के साथ साथ ना खुद को फाइनेंशियली भी स्टेबल करना है, घर वालों को भी करना है, कि क्योंकि वो तेरा मेंटल पीस होता है, फिर मेंटल पीस से तेरा काम में आ जाता है वो, है ना. तो इसलिए उसको वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पिक करने पड़ते हैं, क्योंकि शायद उससे एड रेवेन्यू ज़्यादा आ जाएगा, शायद उससे ब्रांड ज़्यादा पैसे दे देंगे, इसलिए उसके टीम उसको बोलती है कि ये सब भी करो, है ना. तो एक परफेक्ट जो मिक्स है ना, स्वीट स्पॉट जो है कि थोड़ा सा ये भी कर लो, थोड़ा सा ये भी कर लो, इससे तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, उससे तुम्हें अल्टीमेटली मेंटल पीस मिल जाएगा. Correct. और मेंटल पीस से तुम्हारा कंटेंट अच्छा निकल जाएगा. Correct. So you want to fix those finances first, and that's why 100% वो हम करते हैं अभी भी. We try to fix the finances, try to fix their mental बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई. मतलब वो underrated है, और मैं बहुत easily loosely word use कर रहा हूँ mental. मैं समझ रहा हूँ. हमने इससे पहले briefly discussion भी करी थी कुछ दिन पहले इस बारे में. हाँ. That's important because I mean I see a lot of creators breaking down. ठीक है, या फिर जो ये चीज़ होती है कि मैं 2-3 महीने का ब्रेक ले रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ. आई ऑफन वंडर कि इज इट बिकॉज यू नो यूर क्रिएटिंग नॉन स्टॉप बट देन यूर ऑल्सो कंज्यूमिंग नॉन स्टॉप, और तुम उस साइकिल में इतने ज़्यादा फंस गए हो कि फॉर योर सेंसेस इट्स लाइक कि आई नीड टू मेक अ सेपरेशन, या फिर यूर नॉट जस्ट डूइंग, मतलब यूर सैक्रिफाइसिंग योर मेंटल हेल्थ फॉर वो बड़ा एक इट गेट्स टू वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन कि हु डिसाइड्स कि मेरी मेंटल हेल्थ दाव पे लगाने के लिए है या नहीं है. क्योंकि इसका तो कोई टेम्पलेट नहीं है ना कि आप इस तरह से बिहेव करो एज अ क्रिएटर, या आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए. काफ़ी पर्सनल चीज़ हो जाती है वो. उनको रेगुलरली कंटेंट निकालना आसान काम नहीं है भाई. मतलब जितना आसान लगता है ना कि पॉडकास्ट बनाना भी लगता है कि इतना इजी फॉर्म ऑफ कंटेंट है, बैठे हम दोनों, है ना, और ये सामने वाला जो देख रहे हैं ना ये वीडियो, उनको लग सकता है कि मैं भी पॉडकास्ट बनाना, तो बहुत लोगों को लग रहा है अभी, एंड करना भी चाहिए. मैं अगर थोड़ा वैसे पॉलिटिकली करेक्ट हो जाऊँ तो, लेकिन मुश्किल काम है हद से ज़्यादा. जितना लगता है उतना है नहीं. और तूने भी देखा होगा अपने साथ कि ऐसे मतलब बैठ के हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, 3 घंटे का पॉडकास्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, बट तू कॉन्वर्सेशन को कैसे डायरेक्शन में लेके आता है. तू अभी मेरे से पॉडकास्ट से पहले 1 घंटे तक बातें कर रहा था, मन से चिल्ला के बात कर रहा था कि मेरे अंदर का एक निकले, है ना. हम तो ऐसे हम बकचोदी कर रहे थे, बट हाँ वो इंट्यूटिव है बहुत. वो इंट्यूटिव है ना. तू बंदे को जोन में लेके आता है ना, तू एक सेटिंग बिठाता है, हज़ारों चीज़ें होती हैं, है ना. तो ये करना एक प्रैक्टिस के साथ आता है, और ये आसान नहीं है करना. तो
ईजी नहीं है भाई कंटेंट निकालना किसी भी तरीके का। आई थिंक इसके अंदर ना जो चीज़ हेल्प करती है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इस पॉडकास्टिंग के अंदर, इज रिचुअल्स। मतलब चाहे तुम उनको एक्सप्लिसिटली जस्ट वो मत बोलो मत कि मैं ये रिचुअल कर रहा हूँ कि अब मैं और अमन पहले 15 मिनट बैठ के बात करेंगे या कुछ करेंगे, बट वो रिचुअल्स आई गेस यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इट व्हेन यू मेबी यू राइटिंग अ पिच डेक फॉर अ ब्रांड या ऐसे कुछ कर रहे हो, तो एक तुम्हें पता भी नहीं होता पर तुम्हारी एक प्रोसेस होती है वो काम करने की, जो वो प्रोसेस ओवर टाइम रिफाइन होती रहती है, फिर इवेंचुअली तुम उस काम में अच्छे हो जाते हो तो लोग पूछते हैं कि आप कैसे करते हो, तो आप उसका सिर्फ 10% बता पाते हो कि मैं ये करता हूँ। एग्जैक्ट ब्रो, नाइसली पुट। हाँ, सो मेरे लिए रिचुअल क्या है एज अ बिजनेस मैनेजर फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, मेरा रिचुअल है कि आई हैव टू मेक फ्रेंड्स विद द पीपल, वेरी गुड फ्रेंड्स, पर्सनल फ्रेंड्स, build relationship with the people who help my creators, है ना। जो क्रिएटर है वो ऑडियंस संभाल रहा है और फाइनेंशियली जो हेल्प कर रहे हैं ना, ब्रांड्स, स्पॉन्सरशिप्स, और ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं जो ब्रांड बिल्डिंग करेंगे कल को, PR है जो तुम्हारा, ठीक है, उन सब से रिलेशनशिप मेरे को रखना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ तक कर लेगा क्रिएटर खुद भी यार, उसको भी तो एक्सपैंड करना है, एक इसका एक पीक टाइम होता है, एक पीरियड होता है। प्लस यार टेम्परामेंट की भी बात होती है, लाइक जैसे some people are naturally extroverted, but 100%. If you look at your roster, not every creator is like an out and down extrovert. 100%. वो अपनी दुनिया के अंदर क्रिएटर है, but he might be introverted, he might want to live a private life. True. तो तुम कोशिश कर सकते हो, but like not every creator can wear multiple hats, no? 100%. काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग इंट्रोवर्ट है गेमिंग में तो फिलहाल, है ना, क्योंकि उन्होंने फेस कैम बाद में शुरू करा है, तो उन्होंने डे 1 से पॉडकास्ट में अपनी शक्ल दिखा दी, है ना। तूने एक रिवर के साइड तूने एक पहली वीडियो निकाली थी 2018 में, हाँ निकाली थी 2017 में, और वो शक्ल के साथ निकाली थी भाई, मैं बहुत इंप्रेस था उस वक्त, ठीक है, क्योंकि पहली बार लोग पहले सोचते यार मैं वीडियो ऐसे बना लेता हूँ, कुछ ऐसा बनाता हूँ जिसमें शक्ल ना दिखे। वीडियो ऐसे इसलिए होता है, हाँ, क्योंकि उनकी शक्ल दिखाने के लिए उनको मन नहीं करता, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो गेमर्स में वो है ना कि हम तो गेम प्ले पे ध्यान दे रहे थे, भाई ये शक्ल कहाँ से आ गई, तो उनको वो चीज़ मुश्किल लगती है, उस चीज़ में हम हेल्प करते हैं। अमन यार ये बता कि जैसे कि मतलब मैंने बचपन से PS2 खेला, PS3 खेला, उसके ऊपर ना खरीदा ना खरीदवाया है मेरे को किसी ने बचपन में, बट मैंने नोटिस किया कि जो एक एक्सपीरियंस होता है ना कंसोल पे खेलने का, वो अनबीटेबल है। लाइक आई नो कि लोग कंप्यूटर के सामने कंसोल का वो ले लेते हैं रिमोट टू हैव दैट एक्सपीरियंस, बट मे बी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं कंसोल के साथ स्ट्रीम करने में। वाई आर देयर मोर PC गेमर्स इन द कंट्री? PC गेमर्स भी इतने नहीं है जितने मोबाइल गेमर्स हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ चेंज हो गया ना, राइट। मोबाइल गेमर्स पहले वो कंसोल और PC का डिबेट था, वो PC और मोबाइल का डिबेट है, फिर और कुछ ईजी चीज़ आ जाएगी कल को, है ना। तुम AR में खेलोगे जो भी है, मतलब इसका आंसर है नेटवर्क इफेक्ट, ठीक है। कंसोल और PC, कंसोल 2017 या 18 में शायद ऐसा कुछ स्टार्ट था कि पूरे इंडिया में सिर्फ 1 लाख PS3 हैं, है ना। तो नेटवर्क इफेक्ट क्या है, PC में भाई मेरे सारे दोस्त ही PC पे खेल रहे हैं, राइट। तो एक्सपीरियंस के साथ जो नेटवर्क इफेक्ट वाला वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ गया। मोबाइल गेम में तो भाई हर कोई है, मतलब मेरे कज़न भी दिख जाते हैं मेरे को लिस्ट में, समझ रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क इफेक्ट। अब मेरे पास अब मुझे विजुअल से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा जितना मेरे को मेरे दोस्तों के साथ मज़ा आ रहा है ना। तो वहाँ पे मैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ एज लॉन्ग एज आई हैव माई फ्रेंड्स इन द गेम, करेक्ट, है ना। PC कंसोल में तेरे को मज़ा आ रहा है, नो डाउट, इतना बड़ा स्क्रीन होता है उसमें तो देख के खेल रहा है, 100% क्वालिटी बढ़ रही है, 100% एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। लेकिन जो नेटवर्क इफेक्ट है ना, जो रिलेशंस वाली बात है, वो तुम बीट ही नहीं कर सकते, है ना। तो फेसबुक पे भी मतलब बहुत वैसा एग्जांपल है, बट नहीं, स्पेशली बिकॉज इफ यू डोंट हैव फ्रेंड्स इन रियल लाइफ, इट इज़ द ओनली वे, राइट, कि तुम दुनिया भर के लोगों से वो कर सकते हो, बातचीत उनके साथ खेल सकते हो, उनसे जान सकते हो। मैं देखता हूँ मेरी बहन वो VPN लगा के PUBG खेल रही थी, तो वहाँ पे इंडिया से जगह जगह से लोग आते हैं, वो बात करते हैं। एक बड़ा सा एक ऐसे इनविजिबल लाइन ऑफ एथिक्स था कि कोई फालतू नहीं बोलता, पर थोड़े थोड़े अप्रोप्रिएट जोक्स मार लेते हैं। मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था ऑब्जर्व करना। प्लस ऑन एथिक्स भी ब्रेक हो जाते हैं काफी बार, वो भी देखा है मैंने। बट लाइक ऑन द नोट ऑफ नेटवर्क इफेक्ट, मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि भाई अर्ली 2000s के अंदर हर किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था। जो 10वां बंदा बच गया था, अगर 10 बंदे हैं, 9 बंदों के पास है, सब उसके दोस्तों के पास, ही विल हैव टू गेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, राइट। क्योंकि अब वी आर सीइंग दिस विद क्लब हाउस नाउ। माइक्रोसॉफ्ट ने डिफॉल्ट कर दिया था ना अपने सिस्टम में, पूरा ये बिजनेस वाला जो था। तो अब मैं किसी को PPT भेज रहा हूँ मैक में, तो वो कीनोट में खुलेगा,
मतलब वो उल्टा सीधा हो जाएगा, तो वो ऐसे अपने ट्राई कर रहे थे, मतलब काफ़ी अच्छा करा उन्होंने फिर। ये जो चीज़ है ना, मैं सोचता हूँ ये नेटवर्क इफेक्ट कहाँ कहाँ तक जाता है. जैसे PDF is a standard, right? स्टैंडर्ड, ट्रू. You don't get another format or what else, like USB-C. USB-C is now becoming the standard. Like isn't that the entire point कि तुम धीरे धीरे इस regular USB से move करके इस USB पे आओ सबके सब. मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये ऑब्जर्व करना कि कैसे कोई फोर्सफुली एक नॉर्म को लेके आता है हाँ. और अपने इन्फ्लुएंस और पावर के माध्यम से उस नॉर्म को फैला देता है. हाँ. You know, like Apple is doing with the C port. अब Android आ गया C port के अंदर. हाँ. और वो इन्फ्लुएंसर होना भी बहुत ज़रूरी है, और वो जब भी चला गया जब तुम एक्चुअल में कुछ सही बोल रहे हो ना, तो उन्हीं में अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं. अच्छी चीज़ें जो ढंग से बोलेगा इन्फ्लुएंसर वो पहुँचाएगा, ही हैज़ टू पुट द पॉइंट अक्रॉस. बुरी चीज़ों वाला भी बोलेगा क्योंकि उसका अपना ग्रीड है, उसका अपना स्कैम चल रहा है कुछ, लेकिन हम पे वही करते हैं फिर अल्टीमेट जो अच्छा होता है. What do you think about Clubhouse? क्लब हाउस मैं यूज़ कर रहा हूँ यार, मैंने बीच में यूज़ करना बंद कर दिया था, फिलहाल तो दोबारा पिकअप कर लिया है. काफ़ी यार क्लब हाउस और ट्विटर स्पेसेस में ये डिफरेंस है. ट्विटर स्पेसेस पे अभी भी वही जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो चल रहे हैं ना, कि मैंने क्लब हाउस में भी ऐसी हो रहा है. क्लब हाउस में यार मैंने अभी तक जो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें थोड़ा सा यूज़र जनरेटेड जो कंटेंट है वो ज़्यादा है, जो ज़्यादा फेमस नहीं है ना. मैं ऐसे ही रैंडम ग्रुप्स में जा रहा था, उसमें कोई बात कर रहे हैं रात को 2 बजे की मैं तो पेंटिंग कर रही हूँ, वो कह रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, और वो बहुत मस्ती वाली बातें कर रहे हैं जो कैफ़े वगैरह में होती है, वो क्लब हाउस में बैठ के कर रहे हैं. वो लॉकडाउन का इफेक्ट है, किस चीज़ का इफेक्ट पता नहीं, बट उनके जो बैकर्स हैं वो इतने बड़े लोग हैं, सीको वगैरह जो भी, तो वो तो खींच देंगे इस चीज़ को नेटवर्क इंडिया में ना, क्योंकि क्लब हाउस भी नेटवर्क इफेक्ट पे काम कर रहा है. अब सडनली लोग पीपल आर गेटिंग ऑन टू द ऐप, राइट. मतलब माई एक्सपीरियंस विद क्लब हाउस हैज बीन बैड बिकॉज I was invited to one creator kind of thing. I wasn't even invited. मैं नीचे आया, उन्होंने कहा इसको ले लेते हैं. ठीक है, सुकृति गौरव ऑर्गेनाइज कर. लिंक भेजा था, तूने मुझे लिंक भेजा था, यहाँ पे ये सब बैठे थे. हाँ, वो एक दूसरा वाला वो था. That was another session. I was like listen to this shit, क्या हो रहा है. But सुकृति ने मेरे को बुलाया था, मैं गया उस पर, तो उसने नहीं, मेरे को I want to correct that, मेरे को नहीं बुलाया था. मैंने कहा ये सारे जानकार जा रहे हैं, मैं जाता हूँ. They pulled me up. Me and Sid Warrior cracked a couple of jokes, chill with Vedant, then I left. वो बड़ी सर्कुलर से कॉन्वर्सेशन थी. इट्स लाइक कि मैं ना, आई डोंट वांट टू सब्जेक्ट, मेरा अपना ओपिनियन है, आई डोंट वांट टू सब्जेक्ट माय ऑडियंस टू टॉयलेट टॉक. समझ रहा. इवन लाइक इन दिस पॉडकास्ट मैं ये नहीं करता ना कि यार सुन तेरे बगल में कितने बार, मतलब बिल्कुल यू नो व्हाट आई मीन, लाइक इट्स जस्ट दैट उस लेवल की कॉन्वर्सेशन को मुझे ब्रॉडकास्ट नहीं करना. वो एक वो चीज़ है. दूसरा, क्लब हाउस में मैंने जो इफेक्ट नोटिस करा, एंड नॉट दैट यू नो एनीवन केयर्स कि मेरे कहने से क्या होता है, बिकॉज इमोशंस डोंट केयर अबाउट हाउ एन ऐप रन्स. बट मैंने नोटिस करा है कि जितने भी टीवी एक्टर्स हैं, वर्सोवा ट्राइंग एक्टर्स हैं, जितने भी MTV रोडीज, स्प्लिट्सविला वाले, एंकर, MC टाइप की पूरी जनता है ना, देव टेकन ओवर क्लब हाउस. सो और लाइक एस्पायरिंग इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स से, अगर हम बिल्कुल इसको मेट्रिक्स के हिसाब से देखें, नॉट द 600Ks बट द 16Ks. मे बी दे लुकिंग एट इज दैट कि एक नई अपॉर्चुनिटी है वो. हाँ अर्ली कैपिटलाइज कर दे. तो अगर तू सोच कि अगर तेरे पास 2012 में यूट्यूब होता है ना, तो कहता ना मैं अर्ली कैपिटलाइज करता हूँ उसे, तो देर बेटिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म कि ये चल सकता है. मैं अभी से इस पर अपनी फॉलोइंग बना रहता हूँ, क्योंकि एल्गोरिदम कंपाउंड होता रहता है कि मेरे शुरू से अगर इसमें 1 लाख फॉलोअर्स हैं तो वो कंपाउंडेडली मेरे हर महीने फिर 2-2 हज़ार बढ़ते रहेंगे, तो लोग गेन करेंगे. और मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है फिर तो वो अपनी वो वाली बात. इन्हीं लोगों ने फिर इसलिए रूम शुरू कर दिया ना अपना, बिकॉज उनका फिर पॉइंट ये है कि मैं फिर आई एम गोना स्पेंड this many hours on the app. दिखूंगा, लोग फॉलो करेंगे, है ना. कहते हैं कॉल टू एक्शन देते हैं बकायदा कि आपको प्लीज हमें फॉलो करो, एडमिन्स को फॉलो करो, मॉडरेटर्स को फॉलो करो, which is the same like old Facebook वाला follow the admin culture, you know. And it's very interesting because लोग आके अजीब इनपुट देते हैं, but they have to sort of play the neutrality. मतलब वहाँ पे ना there is no scope for personality. What I don't see on Clubhouse is personality. I see a lot of consensus. हाँ यार totally यार agree यार ला ऐसे चलता रहता है. बट वॉइस में एक पर्सनालिटी होती है. मतलब जो क्लब हाउस में बिल्कुल भी इमेज नहीं है, वो वीडियो नहीं है, मतलब है ना. मैंने कहीं पढ़ा था कि जो तुम्हारी वॉइस होती है ना, वो तुम्हारा रियल ट्रू सेल्फ है. वो तुम उसको शक्ल की तरह, कपड़ों की तरह ढक नहीं सकते, तुम बाल नहीं बना सकते, तुम चेंज नहीं कर सकते. वॉइस ओरिजिनल है तुम्हारा, रियल ट्रू सेल्फ. ट्रू है ना. कपड़े तूने दूसरी तरीके के पहन लिए, तूने आज बाल ब्लू करा लिए, तू वहाँ पे चेंज करे जा रहा है, वहाँ पे तू अपने आप को न्यूट्रलाइज करा जा रहा है. वॉइस में तू इट्स समथिंग वेरी क्लोज टू यू. तो क्लब हाउस की बस वो है. दैट्स ट्रू. इन फैक्ट इफ यू थिंक अबाउट
you know, some people are very beautiful to look at, like models. आप कभी Instagram पे देखते हो, like some beautiful influencer or like a male model that has amazing looks, but you aren't in awe of their physical features. कि wow, कि you know, when maybe they say something, they have a lisp. या उन्हें कोई तो तुम अच्छा, वो फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस तब होता है. हाँ, एक इसका वीडियो था, उसमें क्या था, एक फैक्ट बता रहे थे कि अगर कोई अट्रैक्टिव बंदा कोई फैक्ट बता रहा है तो 70% चांसेस है कि तुम्हें वो सच लगेगा. ठीक है, इस वीडियो में. और फिर वो वीडियो में एक बंदा आता है जो अट्रैक्टिव नहीं होता और कहता है ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ, अब तुम मानोगे. समझ रहा है, पहले एक अट्रैक्टिव बंदा फैक्ट बताता है, फिर दूसरा बंदा बता. It's very interesting. Maybe we, I don't know, but हो सकता है there is some research on this, but maybe we trust attractive faces more. Which is a weird thing, no? Rajdeep Sardesai. Is he? Sure. Actually, I think you're right. He's the most attractive male journalist available, at least in that age group. Because Rajat Sharma is not attractive at all. Rajat Sharma is like, Rajat Sharma की conservatism या उसका कि मैं तो इस कुर्सी का सम्मान करके सीधी सीधी बात बताऊंगा. That's strange. अच्छा है. हाँ, मतलब that's very strange. I didn't think about this. Yet at the same time, you see, is that why Neil deGrasse Tyson is popular because he's attractive? He's an attractive scientist. No, I don't think so. मतलब मुझे लगता है उसकी वो he's spitting value bombs. मतलब उसकी जो बातें होती है ना, हिला देती है आदमी को 2 सेकंड के लिए. और 2 सेकंड के लिए हिलाते क्योंकि हम अटेंशन डेफिसिट दुनिया में रह रहे हैं. आई वाज वर्किंग विद समवन इन माय टीम टुडे एंड उसने ना, हम कुछ इंस्टाग्राम के लिए कोट्स डाल रहे थे जो मैंने बातें बोली थी. तो ही हैड रिटन स्टफ लाइक ही हैड यूज्ड अ लॉट ऑफ कॉमास एंड आई सेड, यू नो, इफ यू यूज कॉमास फॉर इंटरनेट राइटिंग यू आर गोना लूज एवरीवन. क्योंकि तुम्हारे पास आधा सेकंड है, वो स्क्रॉल कर रहा है. You have to make your point fast. So don't use words like pedagogically. ये सब कोई नहीं देखेगा. सब everyone's gonna forget. If मतलब मेरा कंटेंट कंज्यूम करना इतना इजी होना चाहिए कि कोई फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए. अगर तू बाहरी शब्द डालेगा उसके अंदर तो इट्स गोना डैजल 1/10 ऑफ द व्यूअर्स. वाओ क्या इंग्लिश है, बट हमारा मैसेज कम्युनिकेट नहीं होगा. तो आई थिंक रूल वन मेक देम क्लिक बस. हाँ, that's so true. मतलब आई थिंक ये जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, यूजुअली स्टैंड्स इन द वे. I think the reason why Neil deGrasse Tyson, Jordan Peterson, Andrew Huberman, Lex Friedman, Eric Weinstein, ये जितने भी scientific thinkers हैं, या फिर psychologists हैं और researchers हैं, ये मशहूर इसलिए हैं because they've bridged like the gap of जो बड़ी एक boring सी scientific communication नहीं होती. हम जो बोलते हैं stereotypical academic कितनी boring बात कर रहे हैं, उन्होंने वो gap bridge कर दिया है. ट्रू मतलब ऐसी चीज़ मुझे अगर पहले देखनी थी ना तो मैं कोई बोरिंग लेक्चरर देख रहा होता था वो. और अब ये इसको वो अपीलिंग बना रहे. दे आर पुटिंग द पॉइंट अक्रॉस. दे आर मेकिंग श्योर कि तुम्हें समझ आ जाए. करेक्ट है ना. मतलब उनको फ़र्क, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें बता रहे हैं बट उनका आर्ट ये है कि दे आर पुटिंग द पॉइंट अक्रॉस. मे बी उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं और बहुत सारे होंगे, है ना, पर तुम्हें पता नहीं चलेंगे वो, क्योंकि वो तो अपना पॉइंट समझा नहीं पा रहे. उनको पता है वो चीज़, वो रिसर्च में और भी अच्छा कर लेंगे तभी ना. हाँ, शो रनर्स ये हैं इसलिए अभी. तभी मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो पूरा आइडिया है ना कि ये रॉ इंटेलिजेंट बट कम्युनिकेट नहीं कर पाता, मैं अक्सर सोचता हूँ कि नहीं, क्योंकि इंटेलिजेंस का एक पार्ट कम्युनिकेट करना होना चाहिए. यू नो, कि अगर तुम वाकई में तुम्हारे इतने आइडियाज है तो वाई कांट यू कम्युनिकेट. तुम वो क्यों नहीं बोल सकते? मैं थोड़ी कह रहा सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करो, कोई ना कोई तरीका तो होगा. हाँ, बट मे बी तुम अपना ज़्यादा डीप जाने जाते हो उसमें अपने सब्जेक्ट में रादर देन कम्युनिकेटिंग, है ना. दैट्स आल्सो ट्रू. आइंस्टाइन हो सकता है अच्छा कम्युनिकेटर ना हो, बट उसने ऐसे फॉर्मूलाज दिए दुनिया को जो अभी तक हमें हेल्प कर रहे हैं, है ना. आइंस्टाइन वाज अ गुड कम्युनिकेटर. निकोला टेस्ला वाज अ बैड कम्युनिकेटर. ओह अच्छा. क्योंकि वो थोड़ा इंट्रोवर्ट था. राइट. हम यहाँ पे पॉडकास्ट कर पा रहे हैं उसकी वजह से. आई एम सरप्राइज्ड कि इलॉन मस्क हैज मेड हिमसेल्फ अ गुड कम्युनिकेटर ओवर टाइम, कंसिडरिंग कि उसने डिक्लेयर करा था रिसेंटली एसएनएल पे कि ही इज ऑन द एस्पर्जर्स स्पेक्ट्रम. अच्छा. हाँ, जिसमें ना तुम्हें थोड़ी मुश्किल होती है सोशली लोगों से रिलेट करने के लिए. अच्छा. तुम थोड़े से एंटी सोशल होते हो टाइप से. उस हिसाब से व्हेन आई सी इलॉन टॉक आई एम लाइक ये बहुत कोशिश कर रहा है इन चीज़ों को ईजी बनाने की. यू नो, यू कैन जस्ट सी समवन ट्राइंग टू, इतने सारे डिसीजन ले रहा होता मन में कि ये नहीं सबसे सिंपल बात कैसे बता सकता हूँ. राइट. दैट इज एन आर्ट इन इटसेल्फ. यू नो, ही इज डूइंग दैट. उसने टेस्ला जो है कितने अर्ली ऑन पिक कर लिया था नाम है. आई थिंक चाहे कुछ भी करता हो, पंप एंड डंप करता हो, लेकिन जो
निकोला टेस्ला का ब्रांड रिवाइवल है वो अभी दोबारा हुआ है भाई, मतलब 15-20 सालों में, है ना। मतलब हमारे जब हम साइंस पढ़ते थे हमें कभी नहीं बताया था उसके बारे में, हमें अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में बताया था। ग्राहम बेल नहीं, न्यूटन के बारे में बताया था। ग्राहम बेल तो एक अलग फोन वाला हो गया, ग्राहम बेल इज जस्ट फॉर द फोन। राइट वी वर टोल्ड अबाउट एडिसन नॉट न्यूटन, एडिसन जिसने टेस्ला के आइडियाज चुराए थे, उसका नाम एडिसन क्योंकि एडिसन के बारे में, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन, क्योंकि एडिसन का सीन यही था कि ही वाज आल्सो अ साइंटिफिक कम्युनिकेटर मैनेजर। तो उसने यही था ना कि वो टेस्ला को लेके आया, तो यहाँ मेरे साथ काम कर, फिर अपने आइडियाज उसने। मुझे इसलिए याद है, मैंने अपने स्कूल असेंबली में ना उसका कोट पढ़ा था, ठीक है, एडिसन का। हाँ, कि तुम 1000 बार ट्राई करोगे लेकिन एक बार मिलेगा, उसका कोट है ऐसा। हाँ, तो कितना पॉप कल्चराइज था, टेक्स्ट बुक्स में कितना इन्फॉर्मेशन था, वो हमें कभी टेस्ला के बारे में पढ़ा ही नहीं भाई। सोच के देख, बाद में पता चलता है कि सब झूठ था, बाद में चलता है वो आइडियाज चोरी करता था। दैट्स क्रेजी नो। ये हैरी पॉटर के अंदर भी एक वो इंसान होता है ना, एक पिक्चर के अंदर जो अपनी एडवेंचर्स पे किताब लिखता है, फिर वो बाद में तहखाने में जब जाते हैं, जब पता लगता है कि वो एक फेक है। हाँ, याद आ रहा है? एक बंदा सेकंड या थर्ड हैरी पॉटर के अंदर एक बंदा उनके स्कूल में आता है, एक प्रोफेसर पढ़ाने के लिए, बड़ा ऐसे फ्लैम्बॉयंट टाइप का होता है। हाँ। फिर जब नीचे तहखाने में किसी से लड़ाई करने की बात होती है, उसकी गांड फट जाती है। तो बोलते हैं कि क्या है ना, तो इट्स दैट सेम थिंग कि ये मतलब आई एम ग्लैड कि टेस्ला को अपना वो मिल रहा है, बट आई वंडर लाइक इट्स ऑफन टू लेट। सम पीपल जस्ट हैव टू डाई विद इंटरनल सेटिस्फैक्शन, यू नो। शायद वो सेटिस्फाइड भी नहीं होते इंटरनली, बाद में मरने के बाद पता चलता है कि उन्होंने कितना बड़ा काम कर लिया। आई थिंक अबाउट विनोद कांबली ऑल द टाइम। श्रीकांत का भी, हाँ, ये वो उसमें पकड़ा गया था ना, बैटिंग के उसके अंदर। क्रिकेट बैटिंग एक ऐसी मार्केट है जो मेरे को लगता है कि एवरग्रीन रहेगी अनलेस वी शिफ्ट टू अ डिफरेंट स्पोर्ट। लाइक इफ देयर इज अ वे टू, क्रिकेट में नेटवर्क इफेक्ट है, आज भी है, यू नो, डिस्पाइट ऑल आवर एडवांसेस टेक्नोलॉजिकली। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इन सब नई एप्स पे हैं, SaaS कंपनीज बन रही हैं इंडिया के अंदर। People are latching on to, you know, SaaS, like poker, online games, still cricket, bro. And what is it, the fantasy shit that they're doing? What is it called? Dream 11, right? Dream 11, ये तो चल रहा है यार, 10 साल हो गए। नहीं, बट मैंने ये फिनोमेनन USA के अंदर देखा था। ये लोग फैंटेसी लीग बनाते थे, फैंटेसी फुटबॉल की लीग बनाते थे। तो मेरे को पता नहीं था कि इंडिया में भी आ गया है। क्या स्टार्ट, मतलब यार ये देख, उन्होंने क्या करा कि फैंटेसी फुटबॉल चल रहा था US पे, है ना, और अब इन्होंने कहा हम क्रिकेट में करते हैं, करा 70% मार्केट ड्रीम 11 के पास है, IPL के स्पॉन्सर वो बने हैं लास्ट ईयर। और होता ही है, जिन चीज़ों में पैसा बनता है ना, वो इतना पैसा कमा लेते हैं कि वो अपनी गेम को वापस पॉपुलर करते रहते हैं। तो मतलब मेरा पैसा क्रिकेट की बन रहा है, मैं क्रिकेट को दोबारा पॉपुलर करूँ उसको स्पॉन्सर बन के, है ना। IPL जब चाइना क्राइसिस हो गया था, वीवो वगैरह हट गया था IPL का, तो ड्रीम 11 आ गया। क्रिकेट चलेगा तो मैं चलूँगा। अब क्रिकेट के नेटवर्क इफेक्ट से लोग पैसा कमा रहे हैं ड्रीम 11 जैसे, फिर वो वापस पैसा डालते हैं क्रिकेट के ब्रांड। अच्छा, हाउ डज ड्रीम 11 वर्क एग्जैक्टली? आई हैवंट, या मैंने ट्राई करा है, बट यही होता है, फैंटेसी है कि अपनी टीम्स बनाओ, तुम्हारी टीम जीत गई तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, नहीं तो लग जाएंगे। अच्छा, तो उसमें रियल लाइफ मतलब पैसे होते हैं तुम्हें? हाँ, वो उन्होंने इंडिया में पहली बार कोर्ट केस जीता था यार, स्किल बेस्ड गेमिंग में। वो उनको बोल रहे थे तुम्हें बैन कर देंगे, उन्होंने कोर्ट केस लड़ा कि ये बैटिंग नहीं है, स्किल बेस्ड है, मैं अपनी टीम खुद चुन रहा हूँ। हाँ, जस्ट लाइक पोकर, राइट? Is poker, what would you say about that? I don't know if poker is legal in India or not, क्योंकि गोवा में वो नदी में करते हैं ताकि वो which is such a weird loophole, right? कि जो पानी के अंदर हम इंटरनेशनल वाटर्स में, इंडियन वाटर्स के अंदर ही हैं। हाँ, वो गोवा के CM भी अप्रूव करता होगा, ये लोग स्मार्ट है। loophole, कहीं ना कहीं टैक्सेस तो मेरे पास भी आएंगे, बढ़िया होगा। तो जब ये ड्रीम 11 ने फिर उसको क्रिकेट को दोबारा पॉपुलर तो नहीं करा, बट एटलीस्ट दोबारा उसको रेलेवेंट रखता है। क्या पता, हमें इम्पैक्ट नहीं पता भाई, अगर ड्रीम 11 होता तो क्रिकेट कहाँ होता, है ना, हमें क्या पता क्या इम्पैक्ट है। इट्स पॉसिबल, आई थिंक ये पीपल डू दिस थिंग व्हेन दे रियलाइज कि जैसे अब क्या यार कि हमारे पापा की जनरेशन के लिए क्रिकेट वाज लाइक अ गॉड, है ना। तो 3 चीज़ें बोलते हैं, गॉड, बॉलीवुड, क्रिकेट, जो वो चीज़ होती है इंडिया को जो रूल करती हैं। तो क्रिकेट वाज द सेंट्रल स्पोर्ट, एटलीस्ट इन द नॉर्थ। हो सकता है कि नो बंगाल की तरफ थोड़ा ज़्यादा फुटबॉल था या कहीं कुछ और था, मुंबई की तरफ भी। इधर सिर्फ क्रिकेट का मक्का इधर यही होता था, ठीक है। और मतलब संडे के क्रिकेट मैचेस, सैटरडे, सिर्फ ये चलता था। तो अब जैसे हमारे जो एवेन्यूज फॉर रिक्रिएशन थोड़े इंटरनल भी हो गए, जैसे हम लोग अब हम लोग पोकर खेलते हैं या कुछ और करते हैं, या फिर हम लोग ऑनलाइन टाइम स्पेंड करते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। तो एक तरह से ये जो जिस जनरेशन से क्रिकेट थोड़ा डिस्टेंस हो गया ना,
उसको री इंसेंटिवाइज करने का तरीका है ये ड्रीम 11 आई थिंक हाँ You know? जो नया आ रहा है। हाँ, क्योंकि अब मेरे को ड्रीम 11 में पार्टिसिपेट करना है, मेरे दोस्त कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को ज़्यादा क्रिकेट के बारे में नहीं पढ़ा, मतलब मैं पता इसलिए हम देखते हैं। फोर्टनाइट या पबजी में करने के लिए क्रिकेट में क्यों करूँ, तो इसलिए वो टीवी में ऐड करते हैं, है ना, कि अब ऋषभ पंत धोनी आके बोलेगा तो एक बार को कहेंगे अच्छा मैं क्रिकेट देख लेता हूँ दोबारा से। जो जेनजी और ये सब नए लोग आ रहे हैं शायद उनको, क्योंकि वो शुरू से उन्होंने ये सिर्फ ज़्यादा उन्होंने वीडियो गेम्स खेले हैं, उनका गेम अलग रहा है ज़्यादा। इट्स इंटरेस्टिंग। आई वंडर इंडिया में स्टैट्स क्या हैं, लाइक बाहर अब प्लेग्राउंड गेम्स के या प्लेग्राउंड में खेलने के, बिकॉज मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पीपल गो लेस आउटडोर्स नाउ। मतलब दिस इज अ ब्रॉड स्टेटमेंट, मेरे पास कोई फैक्ट्स नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो वो एक कल्चर भी था ना प्ले ग्राउंड कल्चर की, 4 लोग अलग घरों से आ रहे हैं, चल 1.5-2 साल छोड़ दे कोरोना के चक्कर में, बट फिर भी 4 खेलने आ रहे हैं, वो दैट सिस्टम इज डिस्प्लेस्ड। शायद ऐसा लग रहा है, लेकिन हाँ हो सकता है कहीं ना कहीं कि डिस्प्लेस हुआ है। लेकिन यार मैं जो अपने ऑब्जर्वेशन देख पा रहा हूँ, वो मेरे घर के पास पार्क्स हैं, उसमें लोग पहले भी 10 साल पहले भी खेलते अभी खेल रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग ही खेल रहे हैं। तो हम यार एक सर्टेन पार्ट ऑफ सोसाइटी में रहते हैं, दुनिया कितनी बड़ी है, हमारी कंट्री कितनी बड़ी है, 130 करोड़ लोग हैं सब, तो मेरे को लगता है कि क्या पता बड़ा हो, है ना। या मे बी द वर्ल्ड अराउंड मी, मैं आई जस्ट सी लेस चिल्ड्रन आउटडोर्स। खैर ये तो मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि अब जाके जैसे फरीदाबाद के अंदर वो आने शुरू हुए हैं जो स्पेशल क्रिकेट के क्या होता है मल्टीपर्पज़ ग्राउंड्स, जिनको तुम रेंट कर सकते हो ना आजकल खेलने के लिए। लोग जाते हैं कि 1 घंटे के लिए रेंट कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। लाइक दैट टू मी इज लाइक इनोवेशन कि हाँ ये बढ़िया हो रहा है, एज अपोज टू सब लोग एक ही MCF के पार्क के अंदर बुड्ढे अपने आप को बचा रहे हैं लेदर की बॉल से, बच्चे खेल रहे हैं, कुत्ते भाग रहे हैं। वो जो राइवलरी है ना शुरू से रही है बुड्ढों की और बच्चों की खेलने वाले, हर पार्क में हुई है वो। कोई भी कंसीड नहीं करना चाहता ना कि तुम बुड्ढे थे एक टाइम पे, तुम मतलब बुड्ढे हो गए आगे जाके और तुम बच्चे थे। तो वो डिबेट चलते चलते गेम चलते ही रहता है फिर। बीच के बिचौलिया Gen X, मम्मी जी आप इन बच्चों से लड़ रहे हो, रीता तुम्हें शर्म नहीं आती, ये मम्मी जी हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टाइम स्लॉट बुक करके अपना वो प्लेइंग आवर बुक करते थे, साथ में बैडमिंटन खेलने जाऊंगा उस एकेडमी में, अब वो सिस्टम भी आ गया है। सही है। बट आई मतलब मैं तो ऑनलाइन गेम्स अभी इतने कम खेलता हूँ, ये लोग सारे बाकी सब लोलीची मेंबर्स फोर्टनाइट वगैरह खूब खेलते हैं, बट उसके लिए हाई बैरियर ऑफ एंट्री है, कंप्यूटर लेना और या फिर एक कंसोल लेना, तो मैंने वो कुछ भी नहीं करा। नहीं अब तो मोबाइल फोन, तू भी तो पबजी खेलता था बीच में। पहले खेलता था, हम तो खेलते थे पबजी, पर वो पता है फॉर मी इट वाज नेवर अबाउट कि मैं गेम में कितने, इट वाज जस्ट दैट कि हम पैसिवली बात करते हुए एक एक्टिविटी एक्टिवली कर सकते हैं, जिस तरह एक पॉडकास्ट है। मेरे लिए भी वही था। मैं कभी भी ऐसे, मैं अगर गेम में मर जाऊंगा तो मैं चिल्लाऊंगा नहीं कि मर गया। हाँ मतलब मेरे आई डोंट केयर एग्जैक्टली, मैं मस्ती करने आया हूँ यहाँ पे, मेरे को फ्री टाइम मिला है, मेरे लिए रिलैक्सेशन है। तो वो जो एक तरीका है ना ऑफ हाउ वी रिलेट टू ईच अदर एंड रिलैक्स, वो दैट इज शिफ्टिंग नाउ। जैसे अब हमारा लाइक फॉर मी दिस इज रिलैक्सिंग टू टॉक टू यू ऑन अ पॉडकास्ट, बट हमारा ऑल्सो रिलैक्सिंग होता है हम पोकर करते हैं या ऐसे बैठ के गाने सुनते हुए घूमते हुए बात करते हैं, राइट। बट देन लाइक हमसे 4-5 साल नीचे चले जाओ और जो रिलैक्सेशन के माध्यम है वो ज़्यादातर यही हो जाते हैं कि गेमिंग के थ्रू करना, एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट। आई जस्ट डोंट नो कि आगे 10 साल के बाद हाउ विल पीपल रिलैक्स, यू नो व्हाट विल पीपल डू टू रिलैक्स, विल दे जस्ट कंप्लीटली लेट गो ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटर पॉड्स दैट फैसिलिटेट लाइक एन आर्टिफिशियल नेचर, क्या होगा? मुझे नहीं लगता है कुछ होगा, बट मैं भाई हमें 2020 के बारे में क्या क्या लगता था, क्या चल रहा है? कितनी ऐसे लगता था कि जैसे मतलब वो फ्लाइंग कार्स वाला तो फिनोमेनन 1990 से चलता आ रहा है। मैं 2015 में सोच रहा था कि मैंने VR और AR यूज़ करा था पहली बार हेडसेट पहन के, मैंने कहा भाई 2020 में तो सही यही होने वाला है, गेमिंग में काम करता कुछ नहीं हुआ। It's still small startups here and there. There is no mainstream recognition, no acceptance. हाँ मतलब इनोवेशंस आ रहे हैं, टाइम लगेगा, लेकिन हाँ अभी हम लोगों ने कंसीड नहीं करा ना इस बात पे कि हमें फ्यूचर इतना स्केरी नहीं है जितना हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। नहीं, स्केरी तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज थैंकफुली वी हैव द गिफ्ट ऑफ अडैप्टेबिलिटी। मतलब एक तो चीज़ हमने देखी ली कि जिस तरह से लोगों को अडेप्ट करना पड़ा है ना, है ना, मतलब आई एम सीइंग ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स एंड बिल्डिंग्स फेलिंग लेफ्ट एंड राइट, यू नो, मॉल्स, शॉपिंग आर्केड्स, लोगों के शोरूम, वीवर के फिजिकल स्पेसेस, दैट इज द बिग शिफ्ट। ये तुम इन चीज़ों पर रिलाई नहीं कर सकते अब। किसी की कोई आमदनी आती हो रेंट से, या लोग सोचते हैं कि मैंने ज़ारा का स्टोर खोल रखा है, हाँ मतलब रिलाई कर सकते हैं, ये टाइम बहुत वो है, अब नॉर्मल टाइम है। पर ब्रो इसने ये दिखा दिया कि ये बिजनेसेस आर प्रोन टू अटैक, क्योंकि तुम्हें लगता है ना कि सिलेक्ट सिटी वॉक है 365 दिन खुला है, मेरी 365 दिन बिक रही है डेली,
हाँ है ना, दैट इज गॉन आउट द विंडो। हाँ बट वो 20 साल तक चला है ना, अब जाके हुआ यार ये। तो ये आते हैं ब्लैक स्वान चीज़ें। Yeah, I wonder how this is going to change all of us, क्योंकि the world is opening up slowly। मैंने देखा आज शिमला के ऊपर एक जगह मशोबरा, वहाँ पे चीज़ें खुल गई हैं, ऐसे धीरे धीरे लोग जा रहे हैं। अब किस तरह का, उसने विराज ने ट्वीट डाल रखी थी कि अब जिस तरह की टूरिज्म इंडस्ट्री फटेगी वो फटेगी, बट आई एम नॉट सो श्योर। मुझे लगता है कि अब कुछ एक डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डोमेस्टिक लिविंग आ गया लोगों। मतलब फटेगी वो पता है क्या है, अब जो 1.5 साल लोग नहीं गए बाहर, तो कहीं ना कहीं जाना है। हाँ, तो अगर मैं 1.5 साल में 4 बार ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, तो अब अगले 1.5 साल में मैं हर 1.5 साल में 4 बार ट्रैवल करता, तो अगले 1.5 साल में 6 बार करूँगा मैं, उसके लिए कंपनसेट करने के लिए। लेकिन जो गया ना टाइम, वो मैं वापस नहीं बना पाऊँगा, दैट्स ट्रू, है ना। तो वो अगर तुम एवरेज आउट करोगे ना, तो कम ही होगा वो। हाँ, लॉस हो गया भाई। हाँ, लॉस तो हो गया, इन सब ने बेयर कर लिया, खूब लॉस बेयर कर लिया। मतलब अपने होटलों को वैक्सीनेशन क्वारंटीन सेंटर बना के जैसे मेरी बहन गई हुई है पढ़ने के लिए वापस, तो मैं देखता हूँ कि यूके के अंदर ना मतलब इट्स द कंट्री विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ एडल्ट वैक्सीनेशन। सबसे ज़्यादा 50-60% से पॉपुलेशन ऊपर, आर्बिट्री नंबर एग्जैक्टली याद नहीं मेरे को, पर दैट्स अ लॉट नो। मतलब एक सेंस ऑफ सेफ्टी रहती है लोगों में कि चलो हम सब वैक्सीनेटेड हैं फुली। हमारे वैक्सीन में अभी 56 दिन बाकी हैं। हाँ, तो इट्स जस्ट आई वुड लाइक टू गेट वैक्सीनेटेड एंड स्टार्ट ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग वगैरह। ये सब चीज़ें भी यार, लाइक कितना इंसान जूम कर लेगा, जूम कर करके ऐसी तैसी हो गई है, यू नो। इसलिए तुमने मेरे को बुलाया है। हाँ, मैं यार देख, सिंपल सी बात है, मैं तो नहीं मानता कि पॉडकास्ट जूम पे होता है, वो इट्स अ कॉम्प्रोमाइज़। जो इंसान अगर मिल नहीं सकता करना पड़ता है। मुझे बता फ़र्क क्या लगता है देखो, तू एक्सपर्ट है इस चीज़ में, तूने हर जगह करे हैं, देखो फ़र्क क्या महसूस होता है। मतलब मैं बात यहाँ भी कर सकता हूँ, वहाँ भी कर सकता हूँ, क्या वो इमोशंस है, क्या वो फिजिकली एक वाइब होती, क्या होता है सब कुछ। तू आया ना मेरे सामने, मैं तेरे सामने आया, हमने 2 बातें करी, 2 जोक्स मारे, हम बैठे, मैं तेरे को इन रियल लाइफ देख पा रहा हूँ। जो भी कुछ साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी मैनिफेस्ट करती होगी जब 2 लोग बैठ के बात करते होंगे फेस टू फेस, वर्सेस उस इंसान की डिजिटल प्रेजेंस तेरे से बात कर रही है, इट्स डिफरेंट। प्लस क्या है कि विद जूम इट्स लाइक मैं एक स्ट्रीम ऑफ थॉट छोड़ सकता हूँ, एक स्प्लिट सेकंड डिले है, फिर उसके बाद तू अपने वापस छोड़ेगा, तो इन अ वे इट्स वेरी लीनियर लाइक दैट। ऐसे मैं इसका एक प्रो बताता हूँ जो मेरे को लगता है कि मैं अब अपने घर पे बैठा हूँ ना, मैं अपनी स्पेस पे हूँ, सबसे कंफर्टेबल स्पेस मेरे लिए मेरा घर है। और बहुत लोग ऐसा होता है, यहाँ पे मैं अभी आया, नया एनवायरनमेंट, नया सब कुछ, क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे दिमाग में। घर पे बैठ के अगर हम लैग हटा दे, ठीक है, और जूम में कोई भी लैग नहीं है और कॉन्वर्सेशन हो पा रही है, तो उसमें मैं ज़्यादा डीप नहीं चले जाऊँगा। नहीं, आई स्टिल थिंक कि जो इस तरह की मैनिफेस्टेशन हो रही है ना, भाई तू मेरे सामने, मैं तेरे एक्सप्रेशन नोटिस कर पा रहा हूँ। कुछ तो जूम में लैग इतना इरिटेटिंग लगता है ना, सबसे इरिटेटिंग चीज़ है वही है। क्या बोल रहे थे, कट के आते हैं, तो वो एक तरह से फिर वो ऐसा हो गया ना कि एक रियलिटी और एक पैरेलल रियलिटी है जहाँ पे आर्टिफिशियल कॉन्वर्सेशन चलती है। वहाँ भी बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन निकल आती है, क्योंकि मैंने बहुत पॉडकास्ट लास्ट लॉकडाउन में जूम पे ही करे ज़्यादातर। इनफैक्ट ऐसे गेस्ट जो मैं फरीदाबाद कभी नहीं ला सकता था। मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज कि हम फरीदाबाद में रहते हैं, दिल्ली एक गेस्ट को बहन से लाना एक बड़ी बात है। हाँ, नहीं, दिल्ली फरीदाबाद तो सेम ही है। वो बोलते हैं फरीदाबाद क्यों आए, दिल्ली बोला कर तू, वो दिल्ली में ही तो रहते हैं। दिल्ली कैसे बोलते हो, फरीदाबाद कितना दूर है। मेरा पॉइंट है कि समझ रहा है, लाइक ये चीज़ है। बट जो आ जाएगा फिर मेरे को पता है वो दमदार कॉन्वर्सेशन होगी, क्योंकि इट अलाउज यू टू अनवाइंड। अपने आउटकम से देखा है, फर्क देखा है बहुत यार, बहुत। अच्छा, मैं मतलब यार, तेरा बेस्ट पॉडकास्ट कौन है अभी तक? बेस्ट पॉडकास्ट तो ऐसे पता नहीं, बहुत सारे होते हैं, बट लाइक देयर आर सर्टेन वंस दैट आई रिमेंबर। बट जो मेरे को लगता है बढ़िया, जैसे मैं स्पेशली द्वारका गया था एक बार, वो सिर्फ ऑडियो पे है, बकर मैक्स का पॉडकास्ट करने के लिए सुमित कुमार के साथ, वो सिर्फ ऑडियो पे। तो वो मेरे मन में एक इमेज थी कि ये इतना बढ़िया कॉमिक आर्टिस्ट है, मैं इससे मिलूंगा, ये वो मिला। हम बैठे, मैं उसकी जगह पे गया, उसके स्टूडियो के अंदर, फिर मैंने उससे रिलेट करा, फिर हमने बैठ के 2 घंटे बात करी, ठीक है। वर्सेस हमने फिर कुछ समय के बाद जूम पे पॉडकास्ट करा, तब तक मैं गंजा हो गया था, और इन वे जो कॉन्वर्सेशन की नॉवेल्टी थी वो निकल चुकी थी। मतलब लाइक वो सेम चीज़ नहीं थी। तो जूम पे करके वो हमने अपलोड भी नहीं करा, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि यार ये फोर्स किया जा रहा है इन अ वे। अच्छा, उसकी शक्ल के साथ था उस पे। हाँ, शक्ल। तूने मुझे बकर मार्क्स के बारे में इतना कुछ बताया था ना पहले, तू सही में उससे देखो सही में अच्छा लगा, तो हमको पता चल रहा था। हाँ, ना हम यहाँ पे हमने जेन्युइन कनेक्शन था। कई बार वो आपकी पूजिता वगैरह भी देखा कई बार, राइट। तो बट माय पॉइंट इज कि वो मेरे को सी इट्स आल्सो लाइक अ वर्क डे, राइट। तो एक इट आल्सो सिग्नल्स टू योर फिजियोलॉजी कि अब एक चीज़ हो रही है। मैं लैपटॉप पे तो बहुत चीज़ें कर रहा हूँ ना, तो ज़्यादा
न्यूरॉन्स वगैरह, इफ आई कैन से इट, आई एम नॉट श्योर कि क्या एग्जैक्ट वो होता है, वो इतने चेंज नहीं होंगे ना, मैं जूम पे बात कर रहा हूँ. हाँ. प्लस यार तू यहाँ पे आया है, तू मेरे साथ बैठा है, तू पानी पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, चीज़ें कर रहा है, ठीक है, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, इसके बाद हम बात करेंगे. वो इट ऑल्सो अलाउज लाइक अ वे टू हैंग आउट विद पीपल एंड सी देम हाउ दे आर. अच्छा, तूने हर तरीके का कंटेंट बनाया, तूने अबाउट राइटिंग के बारे में तो ट्यूटोरियल्स बनाए, बुक्स को समराइज करा है. तेरे को ऐसा लगता है कि ईज ऑफ कंटेंट क्रिएशन है यहाँ पे पॉडकास्टिंग में, या फिर हाँ बहुत ईज है. मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली? आई मीन कि जो एफर्ट्स होते हैं क्या ज़्यादा इजी है यहाँ पे? सबसे ईजी है. सबसे ईजी है. जैसे हम लोगों के बेस्ट जो आइडियाज़ आते हैं, तो खुद मानेगा, वो दूसरों के साथ ब्रेनस्टॉर्म करते हुए आते हैं. बात करते करते ऐसा लगता है अपने आप निकल गया, पता नहीं चला, सोचा नहीं था उसके बारे में. अगर कोई अच्छा कॉन्वर्सेशनल पार्टनर होता है जो तुमसे आइडियाज़ वो कर रहा होता है, तुम्हें एकदम पे आइडिया आने शुरू हो जाते हैं. तुम अकेले भी सोच सकते हो, पर हमारी अटेंशन स्पैन इतनी बुरी है कि आजकल सोचना लोगों के साथ होता है ना. तुम अकेले बैठ कर जैसे अब मैं इस प्रॉब्लम पे फोकस करूँगा, और तुम्हारा माइंड फिर धीरे धीरे वॉन्डर करके यहाँ वहाँ जा रहा है. वो ट्रेन कर सकते हैं अपने आप को वापस, पर उसके लिए तुम्हें अपनी अटेंशन स्पैन रेस्क्यू करनी है पहले. तो उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है दोस्तों के साथ बैठ के बात करना. फिर आइडिया आने शुरू होते हैं. तो यार वो तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है ना, जिसके लिए. और आपका अगर अच्छा दोस्त हो जिसको अच्छी तरह बात करनी आती हो, जिसको मतलब अब जैसे मैं और तू सेम इंडस्ट्री में एक तरह से नहीं है एग्जैक्टली, हम अलग अलग काम करते हैं, बट तू मेरी भाषा समझता है, मैं तेरी भाषा समझता हूँ. हाँ. और वो इमोशनली समझ सकता है मेरी वो चीज़ है ना. और वही समझना बहुत कुछ है, बिकॉज उसके अंदर तू कुछ और बात बता रहा होगा कि जैसे इंटेल ने ये बताया या AMD ये कह रहा है, बट वो इट विल स्टिल रजिस्टर, यू नो व्हाट आई मीन. तो आई थिंक दैट्स आल्सो द बेनिफिट. प्लस आई थिंक एक चीज़ जो हो गई है विद फरीदाबाद इज सिंस लाइक आई डोंट नो, हम यहाँ शायद बबल में रहते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट क्रिएशन, डिजिटल प्रेजेंस, ये बड़े इंटरनलाइज हो गए हैं वर्ड्स. मतलब पहले जिस तरह की हम जिंदगी जीते थे 11वीं-12वीं क्लास में, ट्यूशंस के बाहर हैंग आउट करते थे, वो एक अलग जिंदगी थी. वहाँ हमारा पॉप कल्चर, हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस कुछ और हुआ करते थे. ट्रू. हाँ, तो यू वर इनटू ऑल दिस जैज, रॉक म्यूजिक, तेरे आइडल्स वो थे उस वक्त. हाँ, अब चेंज हो गए शायद, जॉर्डन पीटरसन है यार, ऐसे लोग हैं शायद जो तेरे को इधर इंटरनेट कल्चर पे मिले अभी, है ना. हाँ, मतलब सेम फॉर यू एज वेल, राइट, कि जो एक हमारे रेफरेंसेस थे तब थे कि 11वीं के लॉन्डो के रेफरेंसेस क्या होते हैं. फिर उनमें और क्या स्पेसिफिक वेन डायग्राम बनता है, फिर और क्या बनता है, ये था. तो जब तुम्हें एक करियर पाथ चूज करते हो, फिर वो सब कुछ बदल जाता है ना. हाँ, माइंडसेट वही, तुम उसी में डेली पढ़ते रहते हो वो इसी के बारे में. आई थिंक पार्ट ऑफ द रीजन, पार्ट ऑफ वाई इंटरनेट कल्चर, एंड नॉट इंटरनेट कल्चर एज इन मैंने रेडिट पे या 4chan पे ये देखा, वो वाला कल्चर नहीं, बट जब तुम एक्टिवली इंटरनेट के माध्यम से कुछ क्रिएट करने में या एक बिजनेस बनाने में लगे हुए होते हो ना, दैट कीप्स यू यंग. 100%. एंड इट्स अ यंग मैन्स गेम. इट्स अ मतलब यंग मैन एज वाइज नहीं, इट्स अ गेम ऑफ ऑब्सेशन, है ना. तो वो उससे निकल के आता है. और तुम्हें अगर रेलेवेंट रहना है बहुत टाइम तक, तो तुम्हें डे 1 पे जितना ऑब्सेस थे उतना डे 5000 पे भी रहना पड़ेगा रेलेवेंट रहने के लिए. और कितने केसेस में देखा है हमने ये कि एक बंदे वो कॉम्प्लेसेंट होने से शुरू हो जाते हैं और तो हाँ वो है. But I think about ये जो this idea about like the young man's game, I think about it because यार nothing against other kinds of lifestyles. बहुत सारे lifestyle होते हैं, but I see कि ना, like if you're not wary in this business about what's happening, जैसे हमने Dream 11 की बात करी, we talked about Clubhouse. So I was talking about Clubhouse is slightly different than say like a lawyer who lives in Faridabad who's a contemporary talking about it, who has no real you know skin in the game in the online world, you know. तो सबका POV अलग ही होगा इसमें. तो उस सेंस के अंदर जस्ट बीइंग इन दिस इकोनॉमी, व्हाटएवर दिस इकोनॉमी इज, हम इसे क्रिएटर इकोनॉमी तो क्या बोलेंगे, बट लाइक इस इंटरनेट के जो ये इस बिजनेस के अंदर हम लोग हैं, इट्स लाइक यू आर नेवर आउटडेटेड, यू नो. डायनामिक है काफ़ी. तू मतलब ऑलमोस्ट एवरी क्रिएटर आई वर्क विद, ठीक है भाई, कभी काफ़ी कमाल की चीज़ है, लेकिन हर किसी का ना पहले 2 चैनल से 2 उन्होंने बंद किए थे. हर किसी ने ये करा है भाई, समझ रहे हो. वो चेंज हुआ है कि पहले मेरा टेक्निकल चैनल था, मैं गेमिंग में आया, से जैसे नियॉन मैन का पहले कोई चैनल से 2-3, ठीक है, हर किसी के अपने चैनल से, फिर उन्होंने चेंज करा है अपना, फिर उनको करते 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 ये मिल गया, अच्छा ये करना है मेरे को अब,
है ना, और वो चीज़ हम करते हैं जल्दी, हम एक्सेलरेट करते हैं वो चीज़ एज अ टीम। हम नहीं, मतलब हर किसी की टीम यही करती है कि तेरा एक करियर है, तेरी एक पीक है, ठीक है, 10 साल 15 साल तू फाड़ सकता है, लेकिन अगर तू पहले 5 साल फिगर आउट करने में लगा देगा ना, समझ रहे, तू कहाँ पहुँच जाएगा। फिगर आउट करने में लगा तेरा टाइम लग गया, तेरे को डे 1 पे कोई बंदा बता सकता है वो कि तू ये सही कर ले, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है। एक्सपीरियंस से चीज़ कोई हो नहीं सकती किसी भी इंडस्ट्री में। करेक्ट यार। व्हाट डू यू थिंक अबाउट लिली सिंह और जस्ट रेन? जैसे अब पता नहीं, तो यू कैन कमेंट बेटर बिकॉज यू अंडरस्टैंड यूट्यूब बेटर और एल्गोरिथम्स बेटर। मैंने सुना है ऐसा लोगों से कि जैसे लिली सिंह रूल्ड यूट्यूब फॉर अ व्हाइल, लाइक बैक इन द, उसका ब्रांड बन गया था यूट्यूब क्वीन। यूट्यूब क्वीन। वो इंडियन लड़कियों के लिए बेसिकली ब्राउन गर्ल ह्यूमर या इंडियन अमेरिकन ह्यूमर का जो इजाद हुआ था वो लिली सिंह ने करा था। हाँ, जस्ट रेन जस्ट हैपेंड टू बी लाइक कूल अंकल ऑन द साइड एंड, है ना, and she rose up like that. Is it because the format got super used and then all the Aziz Ansari's, Hasan Minhaj's took it to a better level? Like why did she, you know, like ये वो वाली बात है कि how long can you stay relevant on the internet? देख, अजीज़ अंसारी, हसन मिनाज थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा वो ज़्यादा डीप, ज़्यादा ट्रू टू देम। मतलब लिली सिंह जो इम्पैक्ट उसने, हाँ जैसे तू कह रहा है कि लड़कियों में ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करा उसने, यार उसने काफ़ी रिलेटेबल कंटेंट बनाया था इंडियंस के लिए शुरू में, जो चीज़ें लोग बोल ही नहीं रहे थे, है ना, कि लोग ऐसी बातें हर किसी घर में होती पर वो बोलते नहीं थे। अब वो खुद कनाडा में रह के सब बातें बोल पा रही थी क्योंकि उसको शर्म ही नहीं आ रही थी शायद, क्या पता, है ना, क्योंकि अगर इंडियंस बोलेंगे तो उनको शर्म आ रही थी बोलते हुए, उसको शर्म ही नहीं आ रही चीज़ बोलते हुए। काफ़ी अच्छी चीज़ थी, उन्होंने रियलिटी से फेस करा। अब लोग फिर अब वही रियलिटी बोल के डॉली सिंह और जो कुशा कपिल है वो बिल्कुल देसी बातें करते हैं ना, जो हम घर पे बातें करते हैं मम्मियों के साथ, वो वाले बातें करते हैं। तो वही चीज़ उसने बहुत पहले कर ली थी। एंड उसका एक और उसका फैक्टर है, उसका जो कंटेंट क्रिएशन का फॉर्मेट था ना वो बहुत इजी था। वो जो मतलब एज़ कम्पेयर टू उस वक्त कोई बंदा सोचता था मैं स्किट बनाऊंगा, स्किट के लिए तो कुछ चाहिए, प्रोडक्शन के लिए सामान, कैमरामैन, ये वो, स्टूडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग। उसने खुद ही वो मम्मी बन जाती थी, खुद ही वो बन जाती थी, मुँह चला के अंकल आंटी, DIY शुरू कर दिया उसने काफ़ी हद तक। तो अपना प्रोसेस उसने ईजी करा क्रिएशन का, उससे उसका एल्गोरिथम बेटर हो गया क्योंकि उसके अपलोड्स बढ़ गए, एल्गोरिथम बेटर हुआ तो उसके नंबर्स बढ़ गए, बढ़ गए तो फिर तो कंपाउंड होता रहा फिर, क्योंकि उसने जल्दी शुरू किया था। फिर उसकी कंपाउंडिंग से वो उसके फाइनेंस स्ट्रॉन्ग हो गया, फाइनेंस स्ट्रॉन्ग हो तो उसने ब्रांड बना लिया क्वीन ऑफ यूट्यूब। वो हुआ तो फिर लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे बिकॉज पीपल फॉलो यू फॉर योर कंटेंट एंड फॉलो यू बिकॉज यूर फेमस ऑल्सो। फेमस होने के 2 तरीके हैं, नेटवर्क इफेक्ट हो गया ना उसके अंदर भी। हाँ वो ही, हाँ कि तो उसको फॉलो नहीं करता। हाँ you know? हाँ ट्रू। तो मतलब तुम उसको इसलिए फॉलो कर रहे हो क्योंकि वो अच्छा है उसका कंटेंट, दूसरा क्योंकि वो फेमस है, है ना। अगर कोई किसी बंदे को किम कार्दाशियन के बारे में नहीं पता तो मैं उसको इसलिए फॉलो करूँ क्योंकि वो फेमस है ना। राइट। मेरे को थोड़ी पता था इसकी सेक्स टेप लीक हुई थी, मेरे को उसकी लाइफ के बारे में नहीं पता ना। सबसे बड़ी बात देखो ना, आप कभी अगर इंस्टाग्राम पे नया अकाउंट बनाओ, हाँ, who are the accounts you get suggested to follow? The top 20, right? विराट कोहली, किम कार्दाशियन, फेसबुक का खुद का, इंस्टाग्राम का खुद का अकाउंट, कि इन्हें तो कर ही लो, ये तो एसेंशियल स्टार्ट किट है ना। ओके, दैट्स अ क्रेजी वे टू थिंक अबाउट इट, नो, कि बिकॉज दीस पीपल हैव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन दीस प्लेटफॉर्म्स, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक राइट ऑफ पैसेज टू फॉलो। इसको फॉलो, अरे सेलिब्रिटीज को फॉलो करना ही है, सब लोग उनको सेलिब्रेट करते हैं। 108 मिलियन लोग फॉलो करते, तू क्यों नहीं कर रहा? क्रेजी बात नहीं है। That like I think it's the craziest thing. And this now what is also interesting is I've noticed कि हमारी पहले इमेजिनेशन के अंदर जो बड़े बड़े स्टार आते थे, आप 5-6 बड़ी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के नाम ले सकते हो फ्रॉम द 2010s, 5-6 बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स के नाम ले सकते हो फ्रॉम द 2010s, राइट? अब बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम द लाइन बिटवीन इन्फ्लुएंसर टर्न्ड एक्टर कम इन्फ्लुएंसर, ब्लू टिक वर्सेस नॉन ब्लू टिक, फॉलोअर्स के अकाउंट्स, वो इतना ब्लर हो गया है कि इट्स हार्ड टू सी हु इज रियली फेमस। ट्रू एंड दैट्स अ गेम अभी फॉर एवरीवन हु इज इन्वेस्टिंग इनटू देम। जो लोग सही बंदे पे पैसा लगा रहे हैं ना, उनको क्या ROI मिल रहा है। जो लोग सिर्फ सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, जो सिर्फ हम काम करते हैं लोगों के साथ, तो कुछ लोगों का अभी तक कुछ नहीं, बहुत लोग अभी तक यही माइंडसेट है कि सब्सक्राइबर्स ये वो, है ना। हमें पता है कि कौन कन्वर्जन ला सकता है ना। मुझे पता है कि तू कॉफ़ी सेल्स में कन्वर्जन ला सकता है कि तेरी ऑडियंस वैसी है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, बैठ के कॉफ़ी पीते हुए देख रही होगी अभी मे बी, तो
तूने एक टारगेटेड नीश को टारगेट कर लिया बहुत ढंग से एज कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन हु इज़ मे बी नॉट दैट इनटू कॉफ़ी, है ना. मतलब टारगेट ऑडियंस भी समझनी पड़ेगी, तो वो समझना भी एक अलग गेम है. वही एक गैप है जो हम फील करते हैं. करेक्ट. आई थिंक जैसे यू नो और विजय वर्मा, नो द एक्टर विजय वर्मा. गली बॉय. विजय वर्मा गली बॉय में होता है शायद गली बॉय में होता है. हाँ. मुझे याद नहीं एग्जैक्टली. हाँ शायद होता है. ये उसमें भी है मिर्ज़ापुर में जो वो भाई नहीं बनते जो ट्विंस होते हैं जो ट्विंस होते हैं. ट्रू. हाँ गली बॉय में था वो. तो हाँ, तो विजय वर्मा इज ऑल्सो नाउ इज एंजॉइंग दैट लेवल ऑफ क्लाउड. राइट. फॉर दैट मैटर आई रिमेंबर सीइंग द गाय हु प्लेज द प्रोटैगनिस्ट इन टीवीएफ एस्पिरेंट्स जो भी आया ना. ये ही इज एन ओल्ड टीवीएफ. लाइक टीवीएफ ने भी अपने कुछ लोग शुरुआत से ग्रूम कर रहा है. आई वेंट टू द सिनेमा गया. मेरे को याद है इसकी पिक्चर देखी थी मैंने अपनी बहन के साथ और उन्होंने देखने दिया था क्योंकि 18+ नहीं थी वो. इट वाज कॉल्ड सुलेमानी कीड़ा. सुलेमान होती तुम्हारी गांड, उसका कीड़ा. और बड़ी अजीब सी पिक्चर थी. लाइक अजीब सी ऐसी लाइक देखा मैंने उसका ट्रेलर. उसको प्रमोट करने के लिए टीवीएफ के साथ कोलैबोरेट करा था उन्होंने. हाँ है ना. और 2016 में वो आई थी. तो वही थी वो थोड़ी डली बेली थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइप. करेक्ट की दुनिया में क्या चलता है. बट द पॉइंट इज दैट वाज सच अ लॉन्ग टाइम अगो. It was such a long time ago with सुमित व्यास. हाँ. TVF जो रूममेट्स परमानेंट रूममेट से शुरुआत हुई. नाउ ही इज OTT पे ही इज रूलिंग. राइट. तो ऐसी जीतू है जो इवन द जीतू इज स्लाइटली गेटिंग. अब वो जीतू धीरे धीरे मेन स्ट्रीम हो रहा है विद पंचायत वगैरह, है ना. अब एक और मैं आया था आयुष्मान खुराना के साथ. हाँ सी. हाँ तो ये अब हम भी तो बड़े हो रहे हैं, है ना, एज में. तो हम जब 40 साल के हो जाएंगे तो हमारे लिए तो यही रहेंगे ना कि हमने बचपन से ये देखा है. तो वो भी बड़े हो रहे हैं, हम भी बड़े हो रहे हैं साथ साथ. हमारी बड़े की इनकम बढ़ेगी स्पेंड करने के लिए, तो हम अपने उन पैसे लगाते रहेंगे अपने जो फेवरेट्स हैं. आई कैन नेवर कीप ट्रैक ऑफ लाइक द न्यू बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जो अब आते हैं. उनके नाम बड़े अलग हैं. मुझे पता नहीं है वो किस पिक्चर में आए हैं. हाँ. मैं इन जनरल इंडियन OTT कंटेंट तो कम ही देखता हूँ. आई डोंट नो कि क्या बढ़िया आ रहा है. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम लाइक समथिंग दैट हैजंट ब्लोन माय माइंड, ऐसा कुछ आया नहीं अभी तक. What was the last thing that you watched Indian? That blew my mind. हाँ. Damn. Nothing. मतलब वही मिर्ज़ापुर वगैरह या फिर सीक्रेट गेम के जब पहला सीजन आया था ना तब दिमाग फट गया था पहले सीजन. सेकंड में बढ़िया था. पहला सीजन में बहुत मजा आया था. I think with the second वो they went global and all that shit. It's like थोड़ा far fetched. हाँ अब तो राइट्स बिक गए हैं. हाँ अब तो हाँ. But Family Man was good. I think Family Man was good. काफी अच्छा था. पाताल लोक was fantastic. Right, you suggested it. हाँ पाताल लोक. काफी अच्छा था वो. तो उसमें मजा. हाँ एक आर्या सीरियल था. आर्या सीरियल ही शिल्पा शेट्टी का है. अच्छा. बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वो यार. देखिए थ्रिलर है. प्राइम पे है. हाँ थ्रिलर है. हाँ I'm sure. आर्या. हाँ वो है भाई असली माइंड ब्लोइंग चीज़ मैंने लास्ट देखी है. बहुत रियलिस्टिक. I'll check it out. Tandav was also good. Tandav worked because it's so fast. मैंने रियलाइज करा तुम एक शो को अगर इतना फास्ट बनाओ कि तुम मौका ही मत दो किसी को कुछ सोचने का. हाँ बहुत फास्ट. तुम सारा शो नॉन स्टॉप सस्पेंस और लाइक हरामजादगी की ट्यून चलाते रहो पीछे. 5 मिनट में क्लिफ हैंगर शुरू में वापस वो पकड़ लिया. हाँ है ना. तो तुम देख ही लोगे, बिंज कर लोगे. हाँ वो अब हमारा कंटेंट का डेफिनेशन 3 हो गया है. पुरानी मूवीज देखेगा ना 3-3 घंटे की मूवीज, है ना. अब मूवीज एल्गोरिथम के हिसाब से मिल रही है कि वो बिंजेबल है या नहीं. लास्ट में क्लिफ हैंगर छोड़ना पड़ेगा हमें क्योंकि उनको अब वो अडेप्टेबिलिटी ऐसी हो गई है कि नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं लोग तो कंटेंट ऐसे ही बना रहे हैं. हाँ प्रेडिक्टेबल. याद करना पहले टीवी शोज भी प्रेडिक्टेबल होते थे. 3-4 जोक इंटरस्पर्स कर लिए पर तुम्हें पता है कि तुम लोगों के डेली रिचुअल के अंदर हो ही. तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आदमी खाना खाएगा अपने टीवी के सामने वो चीज़ देखेगा ही. नाउ इट्स चेंज. इट्स लाइक नाउ तुम्हें कल डेविड पेरेल ने ट्वीट कर रखा था. नेटफ्लिक्स के CEO ने ये बोला है our only competitor is sleep. I'm like, bro, that's crazy. Can you imagine like a CEO saying that कि हम इतने integrated हैं किसी की लाइफ में कि the only thing that's stopping is sleep. और ये सच है शायद. हाँ. I also मेरे को कई बार ना I'm a little bit skeptical about like when Silicon Valley people say shit like this. You know? How are you? मतलब क्या इसमें क्या skepticism? मतलब in the sense कि भाई ठीक है तुम्हारी कंपनी रेवोल्यूशनाइज कर रही है जिंदगी को, दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर रही है, मैं मान रहा हूँ. पर तुम स्लीप पे धावा कैसे बोल सकते हो? ये तो एक ज़रूरी चीज़ है ना, सोना. तो आई थिंक दे ओवर एस्टिमेट देयर माइट.
मे बी. Are you listening to new music nowadays? नो नहीं. नो म्यूजिक. आई एम सर्चिंग फॉर इट. मतलब कुछ आ नहीं रहा ढंग का, कुछ नया नहीं मिल रहा, कुछ नया चाहिए. कल जैसे म्यूजिक चलाया था, हाउ वाज दैट? कल वो अच्छा था. कल बहुत रिफ्रेशिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं वही अपने, अब यार एल्गोरिथम का ये भी बात है ना कि मेरे को वही सजेस्ट करता रहेगा बंदा जो मैं सुनता था. उसको ये नहीं पता कि मेरे को नया सुनना है. वहाँ पे हमारा ह्यूमन काम आता है, वहाँ पे रोबोट नहीं जीत रहे. मैंने भी बहुत समय तक स्पॉटिफाई की क्यूरेटेड प्लेलिस्ट ट्राई करी, बट मैंने ना अभी रिसेंटली ये भाटिया और नमन और प्रखर, ये तीनों डीप हाउस गैंग के हैं, हमेशा से ही पेडल करते रहते हैं. तो मैंने हमेशा रॉक एंड रोल का प्रचार करा, जैज़ का, तो बनती नहीं है वहाँ पे. वहाँ पे वो अलग हो जाते हैं ऐसे पार्टीज. मैं रियलाइज़ कर रहा था कि स्पॉटिफाई की फोकस प्लेलिस्ट में भी दिक्कत क्या है कि गाना खत्म होता है, गाना शुरू होता है. चाहे तुम उसमें क्रॉस फेड भी लगा लो ना, वो एकदम वाइब परिवर्तन होता है. एंड आई रियलाइज कि फ्लो का मतलब ये होता है कि एक चीज़ जो चल रही है और मैं अपनी एक्टिविटी पे ध्यान दे पा रहा हूँ. आई वाज लाइक द सेम डीप हाउस सर्किट्स जो लोग यूज़ करते हैं फेस्टिवल में नाचने के लिए, चिल करने के लिए, वो काम करने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं. और वो एक रेवलेशन थी, क्योंकि मुझे लगा था ऐसा नहीं है, बट इट्स वेरी पॉसिबल. तो इट्स दैट इट्स हार्डर टू फाइंड बिकॉज ऑन साउंड क्लाउड यू रियली हैव टू पूछना पड़ेगा, लोग उसे सुनना पड़ेगा. ये वाली दिक्कत है. इट्स नॉट एज कन्वीनियंट टू डिस्कवर न्यू म्यूजिक. डिस्कवरेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. आई थिंक तूने अभी देखा होगा संदीप महेश्वरी ने क्या करा है. यूट्यूब ने कुछ एड्स लगा रहा ना, अगर तूने ऑफ भी करके, तो उन्होंने अपने राइट्स वापस लिए. ऐसा ठीक है? मतलब ये संदीप महेश्वरी ने कभी भी अपने करियर में यूट्यूब पे एड्स नहीं लगाए. उसका पॉइंट ऑफ व्यू अपना है कि मेरे को ऐड नहीं लगाने, है ना, क्योंकि मेरे को जो लोग वीडियो में देख रहे हैं सिर्फ वो देखे, बीच में कुछ और ना आ जाए. तो यूट्यूब की नई पॉलिसी है जिसमें वो एड लगा सकते हैं, चाहे तुम ऑप्ट करो या नहीं करो. ऐसा कुछ है, मेरे को क्लियरली नहीं पता. सो दे विल मोनेटाइज द एड्स. हाँ, उसके बेसिकली उसके चैनल पे एड्स चलेंगे अब उसकी विल के खिलाफ. ठीक है? तो उसने क्या करा, उन्होंने अपना नया टीवी बना लिया, SM TV, संदीप महेश्वरी टीवी. उस पर उनके सारे वीडियोज़ हैं. बट जो डिस्कवरेबिलिटी फैक्टर है ना, उनके 20 करोड़ फॉलोअर्स हैं, 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं. बट जो 4 करोड़ अब डिस्कवर करने वाले थे तुम्हें प्लेटफॉर्म पे, जो सर्च कर रहे हैं हाउ टू विन इन लाइफ, हाउ टू, ये वो संदीप महेश्वरी की वीडियो आती है यूट्यूब पे, है ना. अब वो सारा वो अपने प्लेटफॉर्म में डाल रहे हो जिसमें डिस्कवरेबिलिटी नहीं है ना. तो वो एक तरीके से अपने लिए तो बेटर कर रहे हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म यार उनको इनेबल भी तो कर रहा है. ये भी तो समझना पड़ेगा. हमेशा जो भी बड़ी चीज़ को विलेनाइज करा जाता है, हाँ, ये प्लेटफॉर्म मेरी रेवेन्यू ले रहा है. भाई प्लेटफॉर्म की वजह से तुम बने हो यार. सीरियसली बने हो, सोच के देखो कहाँ होते हैं, है ना. इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स, ये दैट्स व्हाई जो रोगन डिड अ स्मार्ट थिंग. उसने अपना क्लिप्स का चैनल रहने दिया वहाँ पे. हाँ, he did. एंड Spotify पे भी डिस्कवरेबिलिटी है ना. एंड but bro not as much if you look at the UI. मतलब it's like अगर तेरा फर्स्ट जो डैशबोर्ड आता है Spotify का, ऊपर बैनर ऐड आ रहा होता है किसी एक गाने का नए का, और नीचे सब चीज़ें आ रही होती है based on the music that you have listened to. But his trade was too good to deny, है ना. 50 साल का आदमी है वो, अपना करियर सिक्योर करेगा, है ना. $100 million से अपने बच्चों का करियर सिक्योर करेगा, और प्लस उसके और एवेन्यूज है, उसको पॉडकास्ट से पैसे मिलते हैं. तो फॉर हिम इट मेक्स सेंस, यू नो. बट लाइक टू confine yourself early on to a platform in your 20s or 30s is not like the ideal situation. मैं ये चीज़ भी सोचता हूँ, जैसे you know, मैंने कल लिफाफा की नई एल्बम चलाई, कुछ उसके गाने चलाए, and I told you like he did something else where you know most artists complain about कि these streaming platforms don't give enough money, ऐसा कुछ होता है. क्योंकि कहाँ, like if we're being honest, discoverability next level देते हैं. बट एक आर्टिस्ट का थोड़ा सा ये पर्सपेक्टिव भी ठीक है कि यार मेरे को पर गाना क्या 0.0000 सेंट कुछ मिल रहा है, और डिस्कवरेबिलिटी मिल रही है, राइट. तो दे विल हैव टू देन मेक मनी थ्रू मर्च. बट दैट इज इकोनॉमिक्स ना. हाँ, अब करेक्ट. उसकी प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है. समझ गया, वो तो मैं समझ गया कि मतलब आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट कि फिर जब तुम अपने म्यूजिक को सेम तरह से मोनेटाइज नहीं कर सकते, तुम CDs से कर लेते थे, ठीक है. तो नाउ यू हैव टू सेल आउट कॉन्सर्ट्स, राइट. नाउ यू हैव टू डू लाइव सेशंस दैट यू get paid for. Now you do merch. इन सब चीज़ों में आना पड़ता है, right? तो the artist is forced to become a businessman, which I think is great. But I was surprised because this was a very Joe Rogan like move on Lifafa's part, where he's like कि मैं अपनी सिर्फ एल्बम को Bandcamp और Instamojo पे बेचूंगा. The implication for that is, bro, so you have to pay $800 on Instamojo and $12 on Bandcamp, right? To download. कर लिया, wave file तुम्हारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएंगी. From there you arrive back in the age of LimeWire piracy. क्योंकि अगर मेरे को एक बार एल्बम मिल गई, so it's very likely people are going to be like यार मैं औरों को भेजना चाहता हूँ.
तो आई एम वंडरिंग कि इट्स टू स्मॉल, एक ही बंदे ने करा है, बट इज इट इनफ टू रीस्टार्ट दैट हार्ड डिस्क रेवोल्यूशन? हाँ ट्रू, मतलब उन्होंने समझ देख इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, लिफाफा और जो रोगन, दोनों अपने थोड़े से मेच्योर है, वो शायद 35 साल के दोनों, है ना? जो रोगन 50 का है, आई थिंक लिफाफा सूर्यकांत इज रफली इन हिज 30s. ओके, तो उन्होंने ना बहुत अपना करियर बहुत टाइम से देखा है ना? उन्होंने समझ आ गया कि यार मेरे 20,000 लोग हैं जो बहुत ही लॉयल हैं, पिछले 5-6 सालों से हैं, उनको तो मैं बेच सकता हूँ, है ना? एंड कहीं ना कहीं तो मैं अपने करियर में बेचना पड़ता है यार, उनकी कुछ होगी मजबूरी या फिर उनका यही करना होगा उन्हें. बट इट्स अ स्मार्ट मूव आई थिंक, बिकॉज लुक यू हैव टू डिसाइड कि यार मैं कब तक डिस्कवरेबिलिटी और ये सब के चक्कर में रहूँगा, बिकॉज it doesn't make you money. So in that sense you're like let me अगर तुम वाकई में मेरे fan हो, you pay for my music, right? You do the thing that was done years ago. The revenue stream of live concerts and all, है ना? खत्म हो गई ना वो. Right. तो it makes sense in that sense, and I मतलब part of the creator economy is that only, right? Like creator saying कि बस मेरे को मिल गया है clout, I have millions of people but no money in my mouth, no money in my stomach. It's still wrong. No money in my pocket, money in my mouth. मुंह में पैसा, पेट में पैसा. हाँ, बट व्हाट डू यू थिंक यार, जैसे अभी तो नई नई इकॉनमी बन रही है इंडिया में, कई सारी कंपनीज लॉन्च कर रही हैं, लोगों से कोर्सेज बनवा रही हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? लाइक व्हाट डू यू थिंक इन द सेंस कि अभी जैसे कि ये वर्ड क्रिएटर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पुश अराउंड होता है हर जगह, क्रिएटर इकोनॉमी क्रिएटर इकोनॉमी क्रिएटर इकोनॉमी क्रिएटर इकोनॉमी, जहाँ जाओ ये बात सुनने को मिलती है, राइट? यार हर 3-4 सालों में ना नया वर्ड आता ही है, स्टार्टअप स्पेस, जो हर चीज़ पैसे से चलती है ना. बड़ा फंड आया एडटेक में तो एडटेक पॉपुलर हो गया, ठीक है. बड़ा फंड आया क्रिएटर इकोनॉमी, एक क्रिएटर इकोनॉमी पॉपुलर होता दिख रहा है, 10 स्टार्टअप फंड हो गए. 2016-17 में कुछ और होगा, है ना? मोबिलिटी था शायद उसमें, वो था फूड वगैरह था, रेस्टोरेंट्स को लेके आ रहे थे इंटरनेट पे. तो 5 साल बाद AR वगैरह पे इंटरनेट वो ज़्यादा जाएगा, AI पे ज़्यादा जाएगा. तो अब जो फंड उनको पॉपुलर कर रहा है अभी क्रिएटर इकोनॉमी को, उसमें काफ़ी विनर्स निकल जाएंगे, काफ़ी VCs अपना पैसा निकाल के निकल जाएंगे, ठीक है. लेकिन हमें ये याद रखना है कि हर जगह ना एक फंडामेंटल होना चाहिए, है ना, कि जहाँ से वो पैसा बना पा रहे हैं वो कहाँ पे है. तो उसके लिए वो सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है. तो अभी इंडिया में जो इकोनॉमिक्स है वो क्रिएटर इकोनॉमी इज़ डिपेंडेंट ऑन द फैंस, है ना, कि जब तक लिफाफा को मैं 800 रुपये नहीं दे रहा ना, तो लिफाफा को फ़ायदा, मतलब लिफाफा का अगर बाय चांस अगर कोई इन्वेस्टर होता फॉर एग्जांपल, तो उसको फ़ायदा नहीं होता, तो वो सारा रीडायरेक्ट करके फ़ैन के ऊपर आ रहा है. तो वो क्रिएटर इकोनॉमी नहीं है, वो फ़ैन इकोनॉमी है. तुम्हें कल्टिवेट फैंस करने हैं, तो तुम्हें लाइट उधर नहीं इधर मारनी है. वो एक मूव होना चाहिए अभी जो लोग रियलाइज़ कर रहे हैं धीरे धीरे. तभी पैरेलल कम्युनिटी बिल्डिंग पे इतना ज़्यादा आता है, बिकॉज एवरीवन टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी बिल्डिंग, नो वन इज आस्किंग व्हाई. And I think the answer is that only. Right. That now you want, अब ऐसा हो गया कि now people want to put a premium on their content. The same way OTT platforms have done for years. Dish TV has done for many years. Digital TV, right? But एक मेरे को जो इंटरेस्टिंग लगती है बात है कि you have been in a proto creator economy for years. इससे पहले कि ये वर्ड आया, मतलब ever since I've known you since after school, you have been talking about brand deals and endorsements, right, which is maybe like a rudimentary form of creator economy. I have been in the creator economy जो तुम आज बोलते हो वो है 6 साल से. हाँ, तो इसमें खाली डिफरेंस क्या हुआ है कि मतलब the main thing that I see from the outside is like पहले you would get a lot of numbers but the only way to make money is through YouTube ad revenue. Let's talk about YouTube. And then brand deals. अब there's a whole education space opened up for creators. There's stuff like Hello for 5,000 rupees, that kind of thing, right? What else? क्या इसमें differences क्या हैं? यार जो पहले था ना वो एक इन्वेंट्री है ना क्रिएटर के पास कि मैं महीने में 15 वीडियोस निकालता हूँ और इन वीडियोस के बीच में मेरे पास 40 सेकंड का स्पेस है जिसमें मैं एड्स डाल सकता हूँ, ठीक है, करेक्ट, और उसमें मेरे जो भी लोग हैं स्पॉन्सर्स हैं उनको कन्वर्जन मिल जाएगा. तो सिंपल इकोनॉमिक्स. अब वो बदल गया है कि हम क्रिएटर का ही कोर्स बेच रहे हैं. अब खुद का क्रिएटर अपना खुद का कोर्स बेच रहा है अपने ही प्लेटफॉर्म पे. तो वहाँ पे जेन्युइन कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, है ना, कि हो सकता है किसी के सिर्फ 100 के सब्स हैं लेकिन उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, मिलियन या फिर 10 मिलियन वाले से, है ना, कि उसका कनेक्शन बहुत जेन्युइन है और डीप है. तो कुछ बदला नहीं है सच, वो बस नाम बदल गए हैं,
सब कुछ सेम ही चल रहा है, वो भी ब्रांड डील्स हर कोई कर रहा है अपनी अपनी। इसके अलावा कुछ ऐसा बदला नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस बदल रहा होगा धीरे धीरे, कि लोग जैसे तेरे जैसे लोग हैं भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा रियल हो जाते हैं, है ना, लोगों की फटती है बोलने में। हाँ मतलब श्योर। मैं आई थिंक अबाउट, देख यार इतने सारे ब्रांड्स हैं, बट वाई डू ओनली 5-6 ब्रांड्स ही ऐसे क्यों हैं जो मेक देयर रेवेन्यू थ्रू यूट्यूब? और वाई इज डैनियल वेलिंगटन like the king of Instagram influencers? What have these brands done differently which have made them stereotypical influencer brands? डैनियल वेलिंगटन ने इंडिया के इंस्टाग्राम के साथ ग्रो करा है ना। इंडिया में जब ये इन्फ्लुएंसर्स के बाद बार्टर वाला सिस्टम सुना भी नहीं था ना, कोई भी नहीं सुना था, उन्होंने मोनेटाइजेशन शुरू नहीं, तब उन्होंने उनके घर पे 20,000 रुपये घड़ी भेज दी, ठीक है। एंड उनके लिए तो वो घड़ी 3-4 हज़ार की है ना वो, एंड उन्होंने अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बता के, मतलब मार्केटिंग करके, रिटेल प्राइस सेट करके किसी को गिफ्ट कर दी, है ना, टिल द टाइम इट बिकम्स ऑफ दैट वैल्यू। मुझे उसकी हिस्ट्री नहीं पता, मैंने इंडिया में उनको ऑब्जर्व करा है। इंटरेस्टिंग है ना। और फिर ग्रो करके करके क्रिकेटर्स को भी ले लिया उन्होंने, बॉलीवुड पे भी ले लिया, है ना। लेकिन जब इंस्टाग्राम पे लोग नया नया आए थे, जब देख रहे, तब डैनियल वेलिंगटन बहुत पॉपुलर था छोटे क्रिएटर्स में। उन्होंने माइक्रो इन्फ्लुएंसर चीज़ शुरू करी है इंडिया में। इंटरेस्टिंग, यू मीन, हाँ उनका सारा आई थिंक देयर क्राइटेरिया वाज लाइक इफ यू हैव 1000+ फॉलोअर्स, हाँ, मतलब ऐसा कुछ है। बट 500 मासेस में मास इन्फ्लुएंसर पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ 3-4 नाम पॉपुलर थे कि भुवन बाम, ये चाहिए हर ब्रांड को, है ना। अब उन्होंने उस वक्त एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई कि हम सिर्फ 1000-2000 वाले इन्फ्लुएंसर को लेंगे, घड़ी तो भेजनी है, घड़ी सबको भेज दी भाई उन्होंने। और इसमें एक वो होता है कि तुम्हारे फीड पे बार बार आ रही है एक चीज़, है ना। चाहे एक बड़ा बंदा कर दे, तुम्हारी एक ही बार आ रही है ना फीड में। सही बात है। छोटे 10,000 इन्फ्लुएंसर तुम्हारे फीड में बार बार आ रही है, तुम साइकोलॉजिकली सोचते हो बार बार आ रही है, तुम्हारे लिए वो सही लगता है। मतलब करोड़पति तो बहुत कम है, लेकिन हज़ारपति तो बहुत सारे हैं, राइट। तो वो हज़ारपति, इंटरेस्टिंग, मतलब एक तरह से तुम्हारी कम्युनिटी ही तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रही है, एज अपोज टू कि इन 4-5 किरदारों को हम फॉलो करते हैं। दिस इज अ ब्रिलियंट स्ट्रेटजी ब्रो। You know, ये Avalon का जो ऐप है Scenes, I see that happening on their app as well a lot. So what they've done is they've limited a criteria कि आपके एक किसी ऐप पे 1000 फॉलोअर होने चाहिए, या आप मिल जुला के करा लो, ऐसा कुछ कर लो। I'm not sure the exact details are. But what it has done is कि it has allowed new creators to start like एक philosophy room शुरू कर रहा हूँ मैं, एक बकचोदी रूम शुरू कर रहा हूँ, जो भी कुछ है। Many people don't know more. People who don't have conventional YouTube success. And what Warren Maya was telling me is like, you know, कि पहले back in 2012, 2013 YouTube, you put up a video, you would get 100,000 views. Easy, right, in India. Now it's very hard. It's a lot of competition. It is. So he was saying कि जिस भी किसी platform पे it's very easy to acquire an audience, it's relatively new. You want to jump on it. And of course I understand, I mean it's his app, so he will, you know, pitch it in a way that works. There are 500 other listeners, मैं उस चीज़ समझता हूँ. But I'm just wondering if there is any merit to that. I don't know. I haven't studied them yet. नहीं not मतलब जैसे क्लब हाउस की भी बात कर रहे थे ना हम लोग, तो these are new apps. अच्छा, for that. हाँ, FOMO, मतलब you don't want to miss out on anything. No, not FOMO. I mean I'm saying like let's say I come of age. I'm 16 years old today. ठीक है. मेरे को जस्ट घर वालों ने फ़ोन पकड़ाया या कुछ कराया, राइट। आई गो ऑन द इंटरनेट, आई सी कि यूट्यूब पे ये लोग हैं, एंड आई वांट टू बिकम अ क्रिएटर, राइट। So I feel like even YouTube is an uphill battle. So many of these things are uphill battles, right? Okay. है ना? Without paid ads or growth hacks and all of that. Like it's just legit. If you go totally down the Gary Vee document वाला path, it's very hard. In that sense, ये इसी creator economy के अंदर जो नई apps आई हैं, can these give rise to like a newer kind of creator who grew through Clubhouse, you know, who grew through Scenes, who grew through Discord? You know what I mean? इस चीज़ में हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्लब हाउस पे जब तुम्हारे पास फॉलोअर्स आ रहे हैं ना, वो तुम ट्विटर और इंस्टाग्राम से ही रहे हो, है ना। एटलीस्ट इनिशियल वाले तो, बिकॉज वो तुम्हें वहाँ फॉलो करते हैं, क्लब हाउस पे भी फॉलो कर लेते हैं। हाँ, तो मतलब डिस्कवरेबिलिटी तो है ना यार वहाँ पे, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा है अभी भी, है ना। सीधा नंबर्स देख लेते हैं, वहाँ पे 500 मिलियन है, यहाँ पे कुछ और 200 मिलियन होंगे, 20 मिलियन होंगे। तो सीधा नंबर है कि तुम वहाँ पे जितना प्रोग्रेस कर सकते हो वहाँ क्लब हाउस पे कम होगा, लेकिन वहाँ पे जाना सही है एज अ डाइवर्जन स्ट्रैटेजी, है ना, कि तुम्हें थोड़ा यहाँ पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हैव अ फुट इन द डोर,
बट मेन प्लेटफॉर्म से इतना डाइवर्ट मत करो कि वहाँ के सारा क्रीम निकल जाए, है ना, कि तू रोज शूट यूट्यूब पे जाके ना 3 घंटे तक सिर्फ यही बोल रहा है क्लब हाउस पे जाओ, क्लब हाउस पे जाओ, क्लब हाउस पे जाओ, अगले दिन तेरे पास लोग आएंगे नहीं ना। करेक्ट, क्योंकि तू है ही नहीं वहाँ पे। और तेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लब हाउस पे। तेरे को सारे प्लेटफॉर्म, नए प्लेटफॉर्म आके ये बोलेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए बोलो, है ना। करेक्ट, दैट्स व्हाट ऑल प्लेटफॉर्म्स से, राइट, बिकॉज दे आर ऑल ट्राइंग टू बिकम जायंट्स। दे आर ट्राइंग टू, अभी ऑडियंस आई नहीं है तो वहाँ पे जब बन जाए, जब तक फुट इन द डोर रखो, लेकिन जब ऑडियंस आ जाए, डिस्कवरेबिलिटी आ जाए, तब जाओ, गो ऑल इन, है ना, तब तक करते रहो अपना। This is not investment advice, but it's actually smart advice. That makes a lot of sense. Gary Vee अक्सर एक hypothesis बोलता है, कह रहा है YouTube पे मैं बहुत बड़ा बन सकता था, but there was this new app called Vidler और मैं उस पर चला गया। एक्सक्लूसिव हो गया था, एक्सक्लूसिव हो गया था, हाँ। बहुत अर्ली, तो उस वक्त टीम नहीं हो गई थी बस। हाँ, पर ये भी क्रेजी है ना, लाइक आई लव वन थिंग आई लव अबाउट गैरी वी, मैं उसका कंटेंट नहीं देखता, इट्स बीन अ व्हाइल, बट आई स्टिल रिमेंबर कि नो मैटर व्हाट पीपल से अबाउट हिम, चार्लटन बहुत बात करता है वो ही इज ऑनेस्ट, यू नो, ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज अ सेल्समैन, एंड दैट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू पुल ऑफ। ही पुट्स द पॉइंट अक्रॉस ना, कि वो तुम्हें समझ आ ही जाएगा, एंड ही इज डूइंग इट कॉन्स्टेंटली। वो भाई 5 साल से एक ही चीज़ बोल रहा है, एंड वो तू आज इसलिए नहीं दिखता क्योंकि तेरे को बात समझ आ गई है, अब आ गई है, वो सेम चीज़ बोले जा रहा है। लेकिन अब तेरे से, हमारे से और नए लोग भी आ रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि ये साइकिल तो चलता रहेगा, मैं सेम चीज़ बोलता रहूँगा पूरी ज़िंदगी। करेक्ट, उससे मेरे को what Gary Vee did is it gave me a lot of confidence that I don't have to always say something new. मतलब मैं, for anyone who cares, like a lot of your content can be reinforcement of ideas you really believe in. You know, constant reinforcement. कुछ लोग अगर वो एजुकेशन के स्पेस में नहीं है, they do it via audio tags. They'll say a famous line, right? वो एक रिकॉल बनता है, but branded like that. हाँ, but वो सिर्फ रिकॉल वाली बात हो गई। मतलब अगर like Kapil Sharma's whole point, let's say, is कि I am a spontaneous comedian. He puts that across day in and day out, day in and day out, day in and day out, non-stop, right? If Tanmay Bhatt's whole idea is कि you can be like an entertainer in every capacity, he does that day in day out. He's not trying to innovate necessarily. True. Or I think just repetition can be a form of innovation then. Because तुम्हारा मैसेज फिर कंक्रीट हो जाता है। मतलब एक चीज़ तो मैं मान गया हूँ कि भैंस जो कोई बोलता फ्री राइटिंग मेरा नाम लेता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, पर खाली मैंने बोला कि ये ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है, मैं करता हूँ, ज़रूरी है, लोग मानते हैं ज़रूरी है, एंड दे स्टार्ट बिलीविंग एंड लाइक हाँ ये ज़रूरी है। बहुत, तूने एक नीश में अपना नाम बना लिया कि हर नीश में ना हर एक नंबर 1 लोग होते हैं, है ना, कि फ्री राइटिंग में विनम्र है इंडिया में, ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं है, एक आइडिया है सर, मैं उसमें ये कोई कैटेगरी नहीं है, कंपटीशन नहीं है, पर ये है कि ये एक आइडिया मैं बिलीव करता हूँ, तो मैं जितनी बार बताऊंगा उतना कम है मेरे लिए। बट जो उसके लिए स्पोक्स पर्सन होगा ना, पीपल विल लुक अप टू देम, है ना, कि हर कैटेगरी में एक नंबर 1 होता है। एंड अगर तेरे को अपनी हार्ट सर्जरी करानी तो इंडिया के बेस्ट डॉक्टर के पास ही जाएगा ना। करेक्ट, है ना, क्योंकि वो नंबर 1 है फॉर अ रीज़न, उसका नाम भी फिर बढ़ता रहता है। तो ये एक माइंडसेट होता है जो कल्टिवेट करना पड़ता है विद टाइम। एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, हमने ना 3-4 साल कैरी के साथ काम करा है, ठीक है, उसके हमेशा हमारा माइंडसेट रहा कि हमें नंबर 1 बनना है, और हमने एक कोड बना रखा है जिसका नाम है YTN1, जो हमने सटली बहुत सारी चीज़ों में डाला था अपने सोशल मीडिया में, जो किसी को दिखा नहीं आज तक। यूट्यूब नंबर 1, हाँ, YTN1। इंटरेस्टिंग। तो वो डे 1 से हमारा माइंडसेट वो हमने कल्टिवेट करा है, वो मैंने वर्ड सोचा कि YTN1 होगा हमारा, ठीक है, तो वो ताकि एक नीश पे कैप्चर कर पाए हम। हाँ, ठीक है, उसका इंस्टाग्राम पे एक 1 मिलियन का एक पोस्ट है जिसमें ग्राफिक है, पेंटिंग है एक, उसमें YTN1 छुपा है, आज तक किसी ने पकड़ा ही नहीं। वो हमारी एक म्यूज़िक वीडियो है, उस म्यूज़िक वीडियो के बैकग्राउंड में ग्राफिटी रखी है, उसमें कहीं YTN1 छुपा हुआ है। एंड वो नंबर 1 माइंडसेट है ना डे 1 से, तो एंड ही इन समहाउ, मतलब वो है अभी नंबर्स में नंबर 1 है, ही इज स्टिल नंबर 1 फॉर श्योर। हाँ, mindset from day 1. That's crazy. That's a, ये तो फुटिंग की हो रहा है कि इंस्टेड तुम देखो कि मैं आंखें खोल रहा हूँ, अच्छा ये गेम है, तुम एक डॉगमा के साथ जाते हो, ये ही गेम है। That's crazy. और ये I'm realizing the power of subtle signaling now. Is the object you place in the frame constantly how much. And crazy thing, lakhs and 10 lakhs of people have seen that image, seen that music video. No one has spotted that. सटली डाल दिया हमने। आप ये देखो, सारे, अगर आप बोलते हो सारे खान्स के अंदर, इफ देयर इज एनीथिंग दैट स्ट्राइक्स आउट, नॉट पर्सनैलिटी और क्वर्क्स और अपीयरेंसेस, इज यू ओनली रिमेंबर कि ऑब्जेक्ट्स वाइज ओनली सलमान खान वेयर्स अ स्पेसिफिक ब्रेसलेट। यू कांट से दैट फॉर शाहरुख खान और सैफ और
इवन आमिर, बट बिकॉज दैट ब्रेसलेट वी डोंट नो व्हाट इट्स सिग्निफिकेंस इज, बट हर बार पहनता है, इतने सारे लोग देखते हैं तो दे स्टार्ट एसोसिएटिंग समथिंग विद, लाइक ये कुछ है। क्रिएटिंग अ मिथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सलमान खान ने वो ब्रेसलेट पहना ना, तो उसने लोगों को एक मिथ समझाया कि मेरे पास ना कुछ अलग है ना, मैं ये पहनता हूँ, ये मेरे लिए लकी है। कहते हैं ना बैट्समैन की उस पर कुछ अलग तरीके की सॉक्स पहन के आता है, कुछ टोटके करते हैं अपने अपने। हाँ, टोटके। तो एक होता है कि एक मिथ क्रिएट करता है हर कोई अपने अराउंड कि मेरे पास ना स्पेशल फैक्टर है एक, मतलब मैं वो अपना खुद ही क्रिएट कर लेता है हर कोई। एंड तू भी करेगा आगे जाके, या फिर अभी भी कर रहा होगा, मुझे पता नहीं होगा उसके बारे में। आई थिंक अबाउट दैट, बट आई थिंक अबाउट कि जिस तरह से लोग अपनी अपीयरेंसेस को वो करते, जैसे प्रखर ने अपना एक शॉल पहनना शुरू करा इनिशियली वो दिखाने के लिए कि मैं ऐसा हूँ, या फिर दैट मैटर ये जो श्वेताब है वो सूट पहनता है, राइट? या और भी कोई क्रिएटर्स है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते हैं। समवन वाज सेइंग, यू नो, द ओनली वे टू स्ट्राइक आउट ऑन यूट्यूब इज़ टू हैव अ पर्सनैलिटी कि हम में कुछ हटके है। एंड टू मी, मतलब आई कैन बी वेरी egoistic in my real life if I want to, but I feel like कि what is the point where you start living out a myth as opposed to कि जो वो पूरा डॉक्यूमेंटिंग वाला माइंडसेट है कि हम तो यहाँ आ रहे हैं, नो बकवास, सीधी बात करेंगे। You know, when does it become performance? That's something I think about all the time. It comes after the performance. What do you mean? मतलब पहले तू परफॉर्म करेगा, फिर तू मिथ लेके आएगा अपने उसमें एक्स फैक्टर ले, क्योंकि अब तू पहुंच गया टॉप फाइनल में। अब भाई टॉप 10 लोग हैं, सबसे बड़े क्रिकेटर थे दुनिया के। अब तू स्टैंड आउट कैसे कर रहा है ना? अब तू तीन खान्स में तू स्टैंड आउट कैसे कर रहा है? मेरे पास मिथ है, मेरे पास ये है, मेरा एक्स फैक्टर ये है। Yeah, half I think एक तूने वो देखी है द डॉक्यूमेंट्री विद माइकल जॉर्डन, लास्ट डांस? हाँ। तो स्कॉटी पिपिन इज इग्नोरेबल, ही इज जस्ट द सेकंड बेस्ट व्हाटएवर। डेनिस रॉडमैन इज नॉट इवन क्लोज, बट डेनिस रॉडमैन के आसपास बैड बॉय मिथ है बहुत ज़्यादा। जैसे जॉर्डन के पास टिरानिकल जीनियस वाला मिथ है, probably, है ना? तो दैट डेनिस रॉडमैन थिंग वर्क्स बिकॉज ही इज द बैड बॉय, राइट? He's branded himself like that. I'm the bad boy of basketball. That's why he gets coverage. That's very important. जैसे अभी लिली सिंह की बात कर रहे थे, क्वीन ऑफ यूट्यूब में। हाँ। तो मोस्टली सिंह क्वीन ऑफ यूट्यूब इंडिया ना। Mostly seen as Queen of YouTube India. ब्रांड है। अच्छा, that's what she labels herself as? Not herself, मतलब उसका ब्रांड ऐसे ही है। मतलब जहाँ भी मैंने देखा क्वीन ऑफ यूट्यूब इंडिया ही बोलते हैं उसे। That's interesting. What does it take to become that? What do you have to do? Because what that also means, right, कि then you are also taking on all the consequences of saying that. Right? Sure. Challengers to the crown, quote unquote. Daily effort, in simple word. Right. You're marrying yourself to a game. That's a commitment. But ठीक है ना? Like that's the game you choose. I wonder like how when you reach 1 million, how your private life changes, you know, or like 10 million, how that changes. If you're, अगर तुम already like I'll take Tanmay Bharat for example. So you're a comedian, always been out and about, writing करते हो, घूमते फिरते हो, you're used to it. Right. तुम्हें increments में मिला है। अगर increment से भी एकदम पे short करा है ना, तो अंडरस्टैंडेबली शॉर्ट करा है ऊपर, पर तुम्हें कोई नहीं जानता और तुम्हारे एकदम पे 8 मिलियन है। व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट? यू नो, इट्स लाइक ऑलमोस्ट यू आर नॉट यूज्ड टू हैंडलिंग द पब्लिक लाइक दैट। सो यार, जब तुम 8 मिलियन 10 मिलियन में पहुंच जाते हो ना, तो तुम एक फिगर की तरह देखा जाता है, तुम ये कर रहे हो, है ना? तो मेरे को ऐसा लगता है कि फेम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक शायद ये है कि तुम्हें लोग एक बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है, कि ये सबसे बढ़िया कॉमेडियन, ये सबसे बढ़िया गेमर। तो उनके रियल लाइफ में भी जब लोग मिलेंगे ना, उनके फ्रेंड्स, उनके फैंस, उनकी फैमिली भी मतलब यही बात करेगी कि यार कि तू पबजी खेल के दिखा या फिर तू कॉमेडी करके दिखा, तो उसकी आवाज़ निकाल के दिखा, बेटा रिंकू गाना बजाओ, अंकल आए हैं। और क्या पता उसके दिमाग में चल रहा हो कि मेरे को ये सब छोड़ के फिलॉसफी सीखनी है ना? लेकिन हमारे पास अटेंशन स्पैन इतना कम है, दिन में टाइम इतना कम है कि मेरे पास 12-13 घंटे हैं, उसमें मेरे को चारों तरफ से यही बोला जा रहा है, कॉमेडी कर, है ना, ये करके दिखा, और मेरे को इंस्टेंट वैलिडेशन मिल रहा हो करके। मैंने ऋतिक रोशन की मिमिक्री की, मेरे को इंस्टेंट वैलिडेशन मिल गया, तो फिर बंदा उस लूप में फंस जाता है। वहाँ से बाहर निकलो,
कोशिश करो कि अपने आप को और डाइवर्सिफाई करो, जो तुम्हें करना है वो करो, एक्सप्लोर करो अपने आप को। डायनामिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ में कि कोई कॉमेडियन तुम सड़क पे देखेगा तो मैं उसको बोलेगा मिमिक्री करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, तो वो अपना वो ये नहीं सोचेगा कि मैं कुछ फिज़िक्स में पढ़ लेता हूँ, है ना, क्योंकि वो वहाँ पे उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी मिल जाता है उसको खुश करके, है ना, उसको स्ट्रेट फाइनेंशियल रिजल्ट भी मिल रहा है इसका अच्छा खासा, तो इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। एक गोल्डन ब्रिज बन जाता है उनके लिए, है ना, कि आई कांट गो, यहाँ से नहीं जा सकता मैं। मुझे याद है when we met Tanmay Bhatt for the first time in Mumbai. You guys were having a meeting and you said, I was sitting in what was that place? पाली में एक जगह है, some expensive ass place that look बहुत बाहर से बहुत बकवास लगती है वो देखने में, but all journalists hang out there. I was with a journalist friend first, then you guys came there. I was with someone from school. उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, but whatever that place is in Pali, came and met Tanmay Bhatt for the first time. Chill guy. The people with me were like, आप तन्मय भट्ट के दोस्त हो? मैं सोच रहा था ये अमन और अनिरुद्ध लेके आए हैं ऐसे, अब ये एज्यूम कर रहे हैं और मेरे मन में मेरे को और बढ़ चढ़ के देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. But what I want to get at is, so at that time, like Tanmay Bhatt had just decided to do a comeback. He wasn't in gaming back then. ठीक है, just starting. He was trying to understand the field, and I saw, मतलब because I could see personally, he was surveying the field extensively. मतलब he spent 3 to 4 months extensively surveying कि चल क्या रहा है scene. True. Before he could even, not like कि, hey guys, I'm Tanmay Bhatt, I'm back. No. It was a very सोच का समझा हुआ move कि मैं I don't want to be the irrelevant guy from his 30s to I want to be at the pulse of the market. So and I remember when he was doing that with his comedy also, he had just come back from a show and हम लोग बात कर रहे थे, and बात करने से पहले he had recorded his set and he was listening to his set on the phone and seeing कहाँ हंसी हो रही है. I had respect for him then, because I was like, this is a guy who loves his craft, respects and worships his craft. हाँ, मतलब ये this is no offense to younger creators or anything, but this is no Bakchodi empire. This is serious shit. Real skill. उसने बताया था कि मैंने खार के अंदर 64 दिन के लिए रूम रेंट कर रखा है, वहाँ डेली जाके मैं कॉमेडी करता हूँ. तो इट वाज नाइस टू सी हिम लाइक प्लान दैट कम बैक. That was good. I like practitioners still. I think मतलब even if people are entertainers, there is, if you थोड़ा सा भी process बना लो ना उसका और उसको लगन से करो, you start to feel like a professional. True. You stop referring to yourself as a joke कि मैं तो ऐसे कुछ भी कर देता हूँ. हाँ, वो हट जाता है कि मैं ऐसे कुछ भी कर देता हूँ. हाँ, वो अब उनके लिए स्किल बन गया, वो डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस बन गया. उनको खुद से हंसी नहीं आएगी उस जोक में, उनका सैचुरेशन इतना बढ़ चुका है कि वो हंसते भी नहीं किसी जोक के लिए. तो दुनिया का सबसे बड़ा वो बस देख के कर देंगे, अच्छा उसको कमोडिटी की तरह देख रहा हूँ जोक को, कौन सी ज़्यादा बिक रही है, जिसमें ज़्यादा हंसी है. जब वो सुन रहा था माइक में जाके तो वो देख रहा था कौन सी कमोडिटी ज़्यादा बिक रही है, तो उसको उसने एक उसमें ले गया, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू में ले गया वो, है ना, कि ये ज़्यादा बिक रहा है, ये ज़्यादा बोलूँगा, तो मैथ्स आ गए भाई इसमें, है ना. करेक्ट. इट्स सेम विद ट्वीट्स एज वेल. मैं आज मैंने जो भी बातें बोली हम वो कोट्स एडिट कर रहे थे, जैसे मैंने बताया था. तो मैं देख रहा था यार, अगर इस सेंटेंस के अंदर ये फूल वर्ड पहले कर दिया, कि बेसिकली ये था कि द कोट वाज समथिंग लाइक यू विल फील लाइक अ फूल इफ़ यू आर आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन. बट ठीक है, द थिंग इज कंफर्ट जोन पे चीज़ एंड कर रही है, आई एम गोना फॉरगेट. बट मैंने कहा क्योंकि यार वो फूल, मैं छूटते किसी को बेवकूफ़ बोल रहा हूँ, एक हल्का सा रिएक्शन आ रहा है एंड देन फॉरगेट, राइट, बिकॉज वो कंफर्ट जोन का इंसेट. whenever you're outside of your comfort zone, you will feel like a fool. So that just hits differently. मतलब ये बहुत छोटी सी चीज़ें शायद इतना समझ नहीं आ रहा होगा, पर that reconstruction made all the difference. So I'm able to see कि this is the impact of writing. ज़्यादा ज़रूरी है वो. ये चीज़ ना, all of these subtle decisions go into it, making sure कि why something works and why something does not work. The last 5 or 6 days, 7 days, एक हफ्ते से I wrote out a bunch of tweets of different varieties, and I've been trying them out देखने के लिए कि ये नहीं कि कौन सी वायरल जाती है, because none of them really go viral, but I want to see मैसेज कहाँ कम्युनिकेट हो रहा है ढंग से और कहाँ खराब हो रहा है, लाइक कहाँ पे वो मिलते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स. एक एवरेज एंगेजमेंट रेट इस पे ज़्यादा मिल रहा है ना, तो ये पता चल गया कि एवरेज वाइज इतना ज़्यादा होता ही है इसमें. करेक्ट. चाहे वायरल ना जाए,
और उसमें फिर एक टेंडेंसी और होती है कि आपको ये इंश्योर करना होता है कि अब मैं यहाँ पे, बिकॉज द वे ट्विटर वर्क्स इज, ट्विटर इज अ प्लेटफॉर्म दैट पीपल गो वायरल ऑन स्टिल, ठीक है. इंसान का जो एथिक होता है, एटलीस्ट एज अ राइटर या मैं इंसान बोल सकता हूँ, ये होता है कि अगर मैं ये चीज़ हटा दूंगा ना, ये पक्का फट जाएगी. एंड यू टू डिसाइड, डू आई रियली फील दिस, यू नो, बिकॉज थिंग इज tweets resurface after years, right, and people hold you accountable, you know. So you have to really think about कि what can I say, what can I not say. मुझे ऐसा कुछ नहीं बोलना जो एक cool human truth है. Like मैं personally, मैं कभी किसी को ये नहीं बोलूँगा कि oh my god everything sucks, क्योंकि मैं दोस्तों में कंप्लेन कर लूँगा, मैं क्या बकवास है, पर मैं कभी एज अ क्रिएटर ये नहीं बोलूँगा कि अपनी उसको नॉर्मलाइज करो. पर कई लोग करते हैं, can't even fall asleep, hate this life, 27,500 tweets, you don't retweets, you know, like the fuck. My mom wants me to get married. हाँ, correct. So it's like that is there, but even then I'm fine. अगर तुम वो सब चीज़ें भी ना करो, if you don't use those shortcuts, there is still a way to get out on Twitter. Right. With everything else, you know it, क्योंकि your company also runs on systems. It comes down to systems. Right. That's it. Right. That's it. Systems, bro. बाकी Yo, thank you for being on the podcast, bro. Had a blast today. बहुत मज़े आया. सही. Cool. Ciao. चलो.